तलवारबाज की किंवदंती। चैप्टर 21-40। महान गुरु। जिस तरह से जियान मेंगर ने उस महिला को सम्मानपूर्वक संबोधित किया, उससे उनके रिश्ते की प्रकृति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। शुई हनिक्सन ने सिर हिलाया और अपनी नजर ग्रैंडस्टैंड की ओर घुमाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ होंगे, मिस्टर बाइचोंग। एल्डर शुई, हमारी आखिरी मुलाकात को बहुत समय हो गया है। क्या आप ठीक हैं? बाइचोंग का जवाब थोड़ा कठोर लग रहा था। हाँ, त्यान्युवान तलवार संप्रदाय के एल्डर शुई के आगमन से हमारे विनम्र तलवार मार्क्वेस हवेली में रोशनी आ गई है। जियान शिनहोन मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ खड़ा हुआ। ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद अन्य प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उसके इशारे का पालन किया और उनका अभिवादन किया। त्यान्युवान तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग की प्रतिष्ठित स्थिति के सामने उन्हें विनम्र होना पड़ा। बाइचोंग की आंखें झपक उठी जब वह शुई हनिक्सन को घूर रहा था। वह अकेला व्यक्ति था जो उसका अभिवादन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। आप सभी बहुत विनम्र हैं, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। फिर शुई हनिक्सन अखाड़े में चढ़ गई। स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन के एक नौकर ने तुरंत उसके लिए एक सीट तैयार की। शुई हनिक्सन का पीछा करने वाला गंभीर दिखने वाला युवक चुपचाप उसके बगल में खड़ा रहा। बड़े शुई, क्या वह लड़की आपकी शिष्या है? बाइचोंग ने सहजता से पूछा। तुम सही हो, शुई हनिक्सन ने सिर हिलाया। मैंने उसे 2 साल पहले एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। इस बार मैं वास्तव में उसे त्यान्युवान तलवार संप्रदाय में साधना करने के लिए वापस लाने के लिए यहाँ हूँ। व्यक्तिगत शिष्य त्यान्युवान तलवार संप्रदाय में साधना करें। ग्रैंडस्टैंड पर बैठे सभी लोगों ने सांस रोक ली। यह एकमात्र त्यान्युवान तलवार संप्रदाय था। जियान मेंगर के लिए ऐसे संप्रदाय में प्रवेश करना और एक एल्डर द्वारा व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना, इसका मतलब केवल यह था कि उसके लिए एक महान भविष्य लिखा हुआ था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि यह उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ कहता है। इससे ड्रिल ग्राउंड पर हंगामा मच गया। त्यान्युवान तलवार संप्रदाय। जियान मेंगर को त्यान्युवान तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। शुरू से ही वह पहले से ही बहुत मजबूत है। अब जब वह त्यान्युवान तलवार संप्रदाय में साधना करेगी तो उसका भविष्य बहुत अच्छा है। लगता है कि हमारे स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में जल्द ही एक और विशेषज्ञ का स्वागत होगा। वह मैंशन मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। बहुत सी आंखें जियान मेंगर पर टिकी हुई थीं। वह, जो पहले से ही आकर्षक थी, ध्यान आकर्षित होने पर और भी अधिक चमकदार हो गई। इससे पहले उसकी जन्मजात प्रतिभा दूसरों को निराश करने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। अब वह त्यान्युवान तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग की निजी शिष्या के रूप में और भी अधिक परिपूर्ण थी। कोई भी उसकी भविष्य की उपलब्धियों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। वह सचमुच परमेश्वर की चुनी हुई पुत्री थी। त्यान्युवान तलवार संप्रदाय। जियान वुशुन ने आंखें सिकोड़ ली, लेकिन कुछ और नहीं कहा। ग्रैंडस्टैंड पर जियान लेन बहुत उत्साहित थी और उसने कहा, चलो आज अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। वार्षिक तलवार मार्क्वेस टोकन युद्ध शुरू हो गया था। ये युद्ध 2 चरणों में विभाजित था। पहला, मार्शल आर्ट तकनीक और दूसरा, आध्यात्मिक शक्ति की साधना। बेशक ये लड़ाई द्वंद्वयुद्ध के लिए नहीं थी। ये तब तक पर्याप्त था जब तक हर कोई अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट तकनीक और आध्यात्मिक शक्ति की खेती का प्रदर्शन करता। जियान लेन चिल्लाए, लॉटरी में आपको जो नंबर मिला है उसके अनुसार एक एक करके आ गया हो। सबसे पहले जियान लिन। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत जियान लिन पर केंद्रित हो गया। हाँ, जियान लिन पहला है, जबकि मैं आखिरी हूँ। जियान वुशुन ने लॉटरी से अपने टिकट पर नंबर 38 देखा। इस लड़ाई में ठीक 38 युवा हिस्सा ले रहे थे, इसलिए वह आखिरी था। सबकी नजरों के सामने जियान लिन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अखाड़े की ओर आगे बढ़ा। जियान लिन ने कहा, हमें अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट तकनीक दिखाएं, या आप किसमें सबसे अधिक कुशल हैं? मैं समझता हूँ। जियान लिन ने सिर हिलाया और अपनी मार्शल आर्ट तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गर्जन। एक विशालकाय बाघ, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न हुआ था, जोर से दहाड़ते हुए उसके सामने प्रकट हुआ। बाघ दहाड़ती मुट्ठी। ये जियान लिन की सबसे मजबूत और सबसे कुशल तकनीक थी। तेज और हिंसक, ये चाल शक्ति और ताकत से भी भरपूर थी। अद्भुत, कितना जबरदस्त मुक्का है। जल्द ही ड्रिल ग्राउंड के चारों ओर जयघोष गूंजने लगे। हम, बुरा नहीं है, अब आप जा सकते हैं, जियान लिन ने आदेश दिया, जियान लिन की ओर देखते हुए जो धीरे धीरे एक तटस्थ मुद्रा में वापस आ गया था। जियान लिन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे सभी की नजरों के सामने अखाड़े से नीचे चला गया। उसने उसी समय जियान वुशुन की ओर देखा। उसके पोकर चेहरे को देखकर वह घबरा गया। वह आज अपने प्रदर्शन से बहुत खुश था, लेकिन उसने 1 महीने पहले अपनी टाइगर वारिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया था और फिर भी जियान वुशुन से हार गया था। उस अनुभव ने उसे निश्चित रूप से कुछ आघात पहुंचाया था। अगला, जियान कियू। सभी शिष्य एक एक करके अपनी सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए अखाड़े में गए। उनमें से कई ने अपनी तलवारबाजी दिखाने का विकल्प चुना। वे स्पिरिट पाथ में ऐसे स्तर पर होने के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन दर्शकों में प्रसिद्ध विशेषज्ञों पर अपनी छाप छोड़ना उनके लिए मुश्किल था। अगला, जियान मेंगर। जब जियान लेन ने अपनी बेटी का नाम पढ़ा तो उसने जानबूझकर अपनी आवाज को भावुक बना दिया। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग उत्साह से भर गए, यहाँ तक कि ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद मशहूर विशेषज्ञ भी। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। उन्हें इस चुनी हुई बेटी से बहुत उम्मीदें थीं। सफेद कपड़े पहने जियान मेंगर मैदान में चली गई। तलवारबाजी का प्रदर्शन शुरू करने से पहले उन्होंने ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद लोगों को प्रणाम किया। वूश। उसकी तलवार की धार बाहर निकलने से ड्रिल ग्राउंड में तलवार की एक भेदी प्रतिध्वनि गूंज उठी। तलवार की प्रतिध्वनि में मार्क्वेस की हवेली से प्रथम श्रेणी की मारक तलवार, ट्रिपल किल तलवार से आ रही हत्या के इरादे की हल्की सी निशानी थी। स्विश। लहराती तलवार की रोशनी इतनी कोमल थी कि देखने वालों को समुद्र में बहते हुए होने का एहसास हुआ। ये है वेव सुपरपोजिशन तलवार कला। जिस क्षण जियान मेंगर ने इस तलवार कला का प्रदर्शन किया, सभी ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है। दिलचस्प। स्वॉर्ड पवेलियन की 18 प्रथम श्रेणी की 18 तलवार कलाओं में से उसने इसे चुना। लगता है कि वह बहुत आश्वस्त है, बाइचोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आप तलवार कला को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, शुई हनिक्सन ने सहजता से कहा। बस मुश्किल से, बाइचोंग ने जवाब दिया।
ये सिर्फ एक प्रथम श्रेणी की तलवार कला है, लेकिन अगर आप इसका पूरा इस्तेमाल कर सके तो इसकी शक्ति प्रथम श्रेणी की तलवार कला से भी ज्यादा हो सकती है। ओह, ग्रैंडस्टैंड पर बैठे बाकी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। जियान शिनहोन, आप स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन मास्टर हैं। आपको इस स्वॉर्ड आर्ट से सबसे ज्यादा परिचित होना चाहिए। आप इसे क्यों नहीं समझाते? बाईचोंग ने जवाब देने की जिम्मेदारी जियान शिनहोन पर डाल दी। हाँ, मिस्टर बाईचोंग, आप सही कह रहे हैं। जियान शिनहोन ने तुरंत अपना स्पष्टीकरण दिया। हालांकि इस तरह की तलवार कला तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक है, लेकिन ये काफी खास है। यदि आप तलवार कला को उसकी संपूर्णता में दिखाते हैं तो इसकी शक्ति उन महान सुपर क्लास तलवार कलाओं से कम नहीं है। इसे वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपयोगकर्ता स्वॉर्ड आर्ट की शक्ति को संचित कर सकता है क्योंकि वे इसका उपयोग करना जारी रखते हैं। वास्तव में इस स्वॉर्ड आर्ट में केवल एक ही वास्तविक चाल है और वह है स्प्लिटिंग तकनीक। ये बहुत सरल है, बस स्प्लिटिंग, लेकिन विभाजन की प्रक्रिया ढेर हो जाएगी। शक्ति एक दूसरे पर आरोपित होती है और अंततः अधिक हो जाती है। इस तरह तलवार कला स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाती है और अंततः प्रथम श्रेणी की तलवार कला के स्तर को पार कर जाती है। तलवार कला की शक्ति ढेर हो जाएगी। मंच पर मौजूद कई मशहूर विशेषज्ञ भावुक हुए बिना नहीं रह सके। सीटू किंग्युए ने आगे कहा, इस तरह की तलवार कला के लिए शक्ति के सख्त इस्तेमाल की जरूरत होती है। वास्तव में, जियान शिनहोंग ने सिर हिलाया। वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट को लगातार शक्ति संग्रहित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह और भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। सामान्य परिस्थितियों में यदि शक्ति को 7 बार ओवरलैप किया जा सकता है, अर्थात यदि उपयोगकर्ता 7 चालों का प्रदर्शन कर सकता है, तो स्वॉर्ड आर्ट गहन स्तर पर पहुंच जाएगा। इस तलवार कला को गहन स्तर तक पहुंचने के लिए 7 चालों की आवश्यकता होती है। आइए देखें कि तलवार मार्क्विस हवेली का यह असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति कितनी चालें चल सकता है। सीटू किंग्यू मुस्कुराया। हर कोई उसके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था। अखाड़े में जियान मेंगर की तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से सहज थी। वह एक के बाद एक लहरें उठाती जा रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पहली तलवार चलाई। दूसरी, तीसरी और चौथी चाल भी तत्काल थी। इसके तुरंत बाद 5वां, 6ठा और 7वां भी आ गया। ये प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चली। दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि जियान मेंगर की तलवार कला की शक्ति और भी मजबूत होती जा रही थी। यह एक दूसरे पर शक्तियों के प्रभाव का परिणाम था। हालांकि जब उसकी 7वीं तलवार चाल की बात आई तो ड्रिल ग्राउंड में कोई हंगामा नहीं हुआ। 7 चालों का उपयोग करके वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट में गहन स्तर को प्राप्त करना कुछ भी प्रभावशाली नहीं था। हालांकि 7वीं तलवार चाल के बाद उसने अपनी कलाई को समायोजित कर लिया। हाँ, चीखते हुए उसने 8वीं तलवार चाल का प्रदर्शन किया। तलवार कला को 8 बार आरोपित किया गया था और इसकी शक्ति प्रथम श्रेणी की तलवार कला की सीमाओं को पार कर गई थी। यह 8वीं तलवार चाल है। पूरे ड्रिल ग्राउंड में जयघोष गूंज उठा। 7 चालों से वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट का गहन स्तर प्राप्त होगा, जबकि 8वीं चाल का अर्थ है कि स्वॉर्ड आर्ट असाधारण स्तर तक पहुंच जाएगा। जियान शिनहोंग ने ग्रैंडस्टैंड पर उत्साह से कहा, उसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जियान मेंगर अपनी 8वीं तलवार चाल के बाद भी नहीं रुकी। वह अभी भी शक्ति जमा कर रही थी। क्या वह 9वीं तलवार चाल की कोशिश करने जा रही है? सभी की प्रत्याशा में सफेद पोशाक में सुंदर लड़की ने एक गंभीर भाव धारण किया। उसने अपनी कलाई हिलाई जिससे शक्ति चरम स्तर तक एकत्रित हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अप्रत्याशित चमकदार रोशनी चमक उठी। वूश! उसने आक्रामक तरीके से सीधे हवा में वार किया। वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट की 9वीं चाल सफल रही। जियान मेंगर को आखिरकार यह सब पूरा करने के बाद राहत महसूस हुई। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। ड्रिल ग्राउंड पर हंगामा मच गया। 9वीं तलवार चाल, उसने वास्तव में ऐसा किया। जियान शिनहोंग ने जियान मेंगर को गौर से देखा और कहा, सबसे पहले वेव सुपरपोजिशन तलवार कला तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में सबसे उच्च तकनीक है। गहन स्तर के लिए 7 चालें पर्याप्त हैं। 9वीं चाल और क्या होगी? ये लड़की अभी भी बहुत छोटी है, लेकिन वह इस स्तर तक तलवार कला का प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये वास्तव में दुर्लभ है। सीटू किंग्युए, ये शियाओ और कुछ लोग इस टिप्पणी से सहमत थे। वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट के रहस्य को जानने के बाद उन्हें तुरंत 9 गुना शक्ति जमा करने की कठिनाइयों का एहसास हुआ। फिर भी जियान मेंगर, एकमात्र 16 वर्षीय युवा लड़की ने यह उपलब्धि हासिल की थी। शुई हानिक्सन, ऐसा लगता है कि आपने एक प्रतिभाशाली शिष्य को अपनाया है। साधना के लिए लड़की की प्रतिभा पहले से ही अविश्वसनीय है, लेकिन ऐसा लगता है कि तलवार सिद्धांत में उसका उपहार आपके संप्रदाय में किसी भी अद्वितीय प्रतिभा से कम नहीं है। बाईचोंग ने शुई हानिक्सन की ओर देखते हुए कहा। चूंकि वह मेरी शिष्या है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से असाधारण होगी, शुई हानिक्सन ने शांति से उत्तर दिया। ग्रैंडस्टैंड पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों के बीच बातचीत सुनते हुए जियान लैन का व्यवहार काफी आत्मसंतुष्ट लग रहा था। मेंगर, तुम जा सकते हो, उसने आदेश दिया। हाँ, जियान मेंगर ने ग्रैंडस्टैंड की ओर हल्के से झुककर सबकी नजरों के सामने मैदान छोड़ दिया। नीचे जाते समय उसकी नजर अनिवार्य रूप से जियान वुशांग पर गई, जो ड्रिल ग्राउंड के किनारे पर खड़ा था। जियान वुशुंग, जब आपने मुझे वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट सिखाया था तब आपने 9वीं तलवार चाल का प्रदर्शन किया था। अब मैं इसे आपकी तरह ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। जियान मेंगर की नजर में गर्व की झलक थी। मार्क्वेस हवेली के अन्य शिष्यों के विपरीत जियान वुशुंग की अभिव्यक्ति में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया जब उसने उसे 9वीं तलवार चाल करते देखा। ऐसा लग रहा था कि उसकी नजर में उसकी 9वीं चाल बस इतनी सी थी। अगला, जियान यंग। लड़ाई जारी रही, लेकिन जियान मेंगर का प्रदर्शन बहुत शानदार था। उसने बाकी सभी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। आखिरी वाला, जियान वुशुंग। अंततः जियान वुशुंग की बारी आई। जब उन्होंने उसका नाम सुना तो ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद कई शिष्यों के चेहरे पर अजीब भाव भर आए। जियान वुशुंग स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन का बदनाम कचरा था, लेकिन उसने 2 महीने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण किया था और जियानलिन के खिलाफ जीत हासिल की थी, जिससे दूसरों को उसके बारे में नई धारणा मिली। हालांकि जब उन्होंने सुना कि उसने 2 महीने पहले जियान मेंगर को आज द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी थी, तो सभी ने सोचा कि वह एक अतिशय मूर्ख है। अब इस बेवकूफ की बारी थी। ध्यान को अनदेखा करते हुए जियान वुशुंग ने धीरे से अखाड़े में कदम रखा।
जियान वुशु, जिस तरह से जियान लैन ने उसकी ओर देखा वह स्पष्ट रूप से अन्य शिष्यों की तुलना में अलग था। हमें अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट दिखाओ या तुम किसमें सबसे अधिक कुशल हो, जियान लैन ने कहा। उसकी आवाज कुछ ठंडी थी। जियान वुशु ने अपनी तलवार तैयार कर ली, लेकिन उसकी निगाह सामने ही बने ग्रैंडस्टैंड पर केंद्रित थी। ग्रैंडस्टैंड पर उन प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उस पर बहुत कम ध्यान दिया और अभी भी जियान मेंगर के बारे में बकबक कर रहे थे। केवल इत्मीनान से बाई चोंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। जियान वुशु ने उसकी ओर सिर हिलाया और अपनी लंबी तलवार निकाली। वूश, तलवार की रोशनी ज्वार की तरह थी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे समुद्र में डूब गए हों, फिर भी साथ ही साथ इसका एक गहरा अर्थ भी था। एक बार जब जियान वुशु ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया तो ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तक कि ग्रैंडस्टैंड में मौजूद प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित थे। वेव सुपरपोजिशन तलवार कला, ये छोटा लड़का वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट भी कर रहा है। सीटू किंग्युए खुशी से हंसा। ये जियान मेंगर जैसी ही तलवार कला है, लेकिन चूंकि उसकी तलवार कला पहले बहुत चमकदार थी, इसलिए ये लड़का हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा, भले ही वह उसके बराबर ही क्यों न हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 7वीं या 8वीं चाल भी करता है, ये शिव ने हंसते हुए कहा। यह सच नहीं हो सकता है, बाई चोंग अचानक बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? सीटू किंग्युए और ये शिव ने पूछा। यदि जियान मेंगर 9वीं तलवार चाल का प्रदर्शन कर सकती है, वेव सुपरपोजिशन तलवार कला में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रतिभा ने उसे तलवार कला प्रदान की थी वह बदतर हो जाएगी? बाई चोंग ने उत्तर दिया। क्या? स्टैंड में बैठे सभी लोग हैरान थे। मिस्टर बाई चोंग, क्या आप कह रहे हैं कि उस छोटे लड़के ने जियान मेंगर को वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट सिखाया है? क्या वह 9वीं तलवार चाल भी कर सकता है? सीटू किंग्यू ने बिंदुओं को जोड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि वह कितना अच्छा है। चलो बस देखते हैं और देखते हैं, बाई चोंग ने ज्यादा कुछ न कहते हुए औपचारिकता से उत्तर दिया। स्टैंड में बैठे इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों की जिज्ञासा जागृत हो गई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना ध्यान जियान वुशुन पर केंद्रित कर दिया। जब सभी ने देखा कि जियान वुशुन भी वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट का प्रदर्शन कर रहा था, तो ड्रिल ग्राउंड पर हंगामा मच गया। उसने वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का प्रदर्शन करने की हिम्मत की। वह अपनी कब्र खुद खोद रहा है। अगर दो प्रतियोगियों ने यहाँ एक ही तलवार कला का प्रदर्शन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनमें से एक शानदार और बेजोड़ प्रतिभा थी और दूसरा वह था जिसने 2 महीने पहले उस प्रतिभा को चुनौती दी थी। जियान वुशुन के लिए एक ही तलवार कला का प्रदर्शन करना एक सूक्ष्म उकसावे की तरह लगा। जियान मेंगर ने पहले ही इस तलवार कला को अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। क्या जियान वुशुन इसे करके मुसीबत मोल नहीं ले रहा है? ये पक्का नहीं है। मत भूलो कि यह जियान वुशुन ही था जिसने जियान मेंगर को यह तलवार कला सिखाई थी। तो क्या हुआ? जियान मेंगर ने 9वीं तलवार चाल का प्रदर्शन किया। भले ही जियान वुशुन वही कर सके, लेकिन वह क्या साबित कर सकता है? उसके उकसावे का क्या मतलब है? सभी की निगाहें जियान वुशुन पर टिकी थी जो मैदान में खड़ा था। कई लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव थे। तलवार मंडप में मौजूद शिष्यों का एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए तर्क करना चाहता था, लेकिन वे तर्क जियान मेंगर के सामने बहुत कमजोर लग रहे थे जिसने इस तलवार कला की 9वीं चाल का प्रदर्शन किया था। जियान वुशुन ने बाकी सबकी अनदेखी की। उसने लंबे समय से अपना सारा ध्यान इस तलवार कला के प्रदर्शन पर केंद्रित कर रखा था। वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट शक्ति का एक निरंतर संचय था जो एक के ऊपर एक रखा जाता था, जिसके लिए सबसे बुनियादी तलवार तकनीकों में निपुणता की आवश्यकता होती थी। तलवार की रोशनी ज्वार की तरह उभरी। जियान वुशुन की हरकतों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी क्योंकि उसने सभी की नजरों के सामने पहली 7 तलवार चालें की। तलवार की हवा को चीरती हुई आवाज हर चाल के साथ गूंज रही थी। 7वें के बाद भी उनकी चालें सहज थीं और जियान मेंगर की तुलना में अधिक समन्वित थीं। 8वीं तलवार चाल 7वीं के बाद आई। यह 8वीं तलवार चाल है। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने उसे बहुत ध्यान से देखा, लेकिन जियान वुशुन 8वीं तलवार चाल के बाद भी नहीं रुका और सभी को एहसास हो गया कि वह 9वीं तलवार चाल की कोशिश कर रहा था। लेकिन 9वीं चाल इस तलवार कला का चरम स्तर था। क्या वह ऐसा कर पाएगा? जैसे ही दर्शकों की उत्सुकता जागृत हुई, वह अगले ही पल अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो गया। एक पल में उसने एक और तलवार चलाई। 9वीं तलवार चाल। उन्होंने इसे अभी भी स्वाभाविक और सहजता से प्रदर्शित किया। पूरे ड्रिल ग्राउंड में जयघोष गूंज उठा। हाँ, जैसी कि उम्मीद थी, बाई चोंग सही था। ये छोटा लड़का वास्तव में 9वीं तलवार चाल करने में कामयाब रहा और उसने इसे जियान मेंगर से भी अधिक आसानी से किया। तलवार सिद्धांत के लिए उसकी प्रतिभा उससे कम नहीं है, सीटू किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मंच पर उपस्थित अन्य प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने भी अपनी सहमति दर्शाने के लिए सिर हिलाया। अपनी धारणाएं इतनी जल्दी मत बनाओ, अभी भी निर्णय लेना बहुत जल्दी है, बाई चोंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। सभी लोग दंग रह गए और तुरंत अखाड़े की ओर मुड़ गए। अपनी तलवार को म्यान में रखने के बजाय जियान वुशुन, जिसने 9वीं तलवार चाल पूरी कर ली थी, अपनी तलवार चलाना जारी रखा। क्या? तभी ड्रिल ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। वह पहले ही 9वीं तलवार चाल पूरी कर चुका था और सैद्धांतिक रूप से सीमा तक पहुंच चुका था। फिर भी उसने अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखा। वह क्या करना चाहता था? मुझे मत बताओ। वो 10वीं चाल चलने की कोशिश कर रहा है। किसी के बोलते ही पूरा ड्रिल ग्राउंड एक क्षण में जयघोष से गूंज उठा। 10वीं तलवार चाल। वह 10वीं तलवार चाल करने जा रहा है। क्या वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट में 10वीं चाल है? हर कोई दंग रह गया। इसमें जियान मेंगर भी शामिल था, जिसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से जियान वुशुन को देख रही थी। जियान वुशुन वास्तव में इस तलवार कला को जारी रख रहा था, एक दूसरे पर शक्ति आरोपित कर रहा था। जब यह अंततः एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया तो उसका चेहरा फौलादी हो गया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक और तलवार चलाने के लिए आगे बढ़ा। 10वीं चाल। स्विश। उसकी तलवार की धार हवा में चीरती हुई कान फाड़ देने वाला धमाका करती हुई निकली। 10वीं तलवार चाल की शक्ति स्पष्ट रूप से 9वीं तलवार चाल से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ड्रिल ग्राउंड में कोहराम मच गया। वाह! सीटू किंग्यू अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। जियान शिनहोंग, आपके स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में वाकई बहुत प्रतिभाएं हैं। हमें जियान मेंगर के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। वह एक अद्भुत प्रतिभा है।
और आपके पास ये लड़का है जिसने 10 बार शक्ति का प्रदर्शन किया है और 10वीं तलवार का प्रदर्शन किया है। तलवार सिद्धांत में उसकी प्रतिभा बहुत भयानक है। ये शियू ने जियान शिनहोन को देखा, उसके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। यह जियान शिनहोन खुद भी काफी हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। जियान शिनहोन, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि इस तलवार कला का उच्चतम स्तर 9वीं चाल थी? 10वीं चाल के बारे में क्या? सीटू किंग्युए ने पूछा। जियान शिनहोन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, वास्तव में वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट का उच्चतम स्तर 9वीं चाल है। 10वीं चाल सर्वोच्च स्तर पर है, हालांकि इसे निष्पादित करना बहुत कठिन है। जब से स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन ने ये स्वॉर्ड आर्ट प्राप्त की है, तब से केवल एक ही व्यक्ति है जो 10वीं चाल निष्पादित कर सकता है। वह जियान नांटियन था, जो पिछले स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर था। और ये लड़का उसका बेटा है, जियान नांटियन का बेटा। सीटू किंग्युए सदमे में जम गई। तुरंत ग्रैंडस्टैंड में प्रसिद्ध विशेषज्ञ जियान वुशुन को अलग तरह से देखने लगे। 10वीं चाल, मुझे बस इतना पता था कि लड़का मुझे निराश नहीं करेगा। बाई चोन के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन उतनी ही जल्दी गायब हो गई। क्या? बाई चोन ने आश्चर्य से कहा। ये ग्रैंडस्टैंड में हर कोई आश्चर्यचकित था। जियान वुशुन, जिसकी 10वीं चाल के प्रदर्शन ने सभी को चकित कर दिया था, अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसकी तलवार की रोशनी फड़फड़ाने लगी, शक्ति जमा करने के लिए तैयार। वह 11वीं चाल चलने का प्रयास करने जा रहा था। यह असंभव है। यहाँ तक कि जियान शिनहोन भी खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका, उसकी आंखें भय से चमक रही थीं। ये लड़का पागल है, वह पागल है। अखाड़े के नीचे जियान लैन बार बार चिल्ला रही थी। 11वीं चाल। बाई चोन और बाकी ग्रैंडस्टैंड आश्चर्य से खड़े हो गए। यहाँ तक कि ऊंचे कद का शुई हानिक्सिन भी दंग रह गया और पहली बार उसे स्वीकृति भरी निगाहों से देखने लगा। ड्रिल ग्राउंड में जानलेवा सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें जियान वुशुन पर केंद्रित थीं। उसने उनके ध्यान पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, तथा वह सब कुछ याद करने लगा जो उसके पिता ने उसे तलवार कला सिखाते समय बताया था। शांग, याद रखो कि किसी भी तलवार कला के लिए सर्वोच्च स्तर जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर 10वीं चाल वेव सुपरपोजिशन तलवार कला का सर्वोच्च स्तर है, तो तुम्हें बस सर्वोच्च स्तर को पार करना होगा। स्विश। क्रूर तलवार की रोशनी रोश के साथ उभरी। ये तलवार की चाल दुनिया को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम प्रतीत होती थी। मैदान पर जियान वुशुन ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। मैं सर्वोच्च स्तर को पार कर चुका हूँ पिताजी, मैंने ये कर लिया। कितना बड़ा झटका! इस अभूतपूर्व आंदोलन को देखकर हर कोई स्तब्ध था। 11वीं चाल, उसने सचमुच ये हासिल कर लिया। वह कैसे संभव है? यदि उन्हें जियान मेंगर द्वारा वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट की 9वीं चाल का प्रदर्शन अद्भुत लगा था, तो वे जियान वुशुन द्वारा 11वीं चाल के प्रदर्शन को केवल अविश्वसनीय ही कह सकते थे। यह अविश्वसनीय था, वह बिना किसी संदेह के अविश्वसनीय थे। उसने वाकई 11वीं चाल चली। ग्रैंडस्टैंड में तियानयुवान तलवार संप्रदाय के सम्मानित एल्डर शुई हानिक्सिन अचंभित दिखे। आखिरकार उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम नहीं था, यहाँ तक कि उसके संप्रदाय में भी नहीं। इसका मतलब यह था कि तलवार सिद्धांत के लिए उसकी प्रतिभा उसके संप्रदाय के लोगों से भी बेजोड़ थी। ये युवक, तलवार मार्क्विस मेंशन मास्टर जियान शिनहोन, उठे और जियान वुशुन को गौर से देखा। मैं मेंशन मास्टर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तलवार सिद्धांत में उसका उपहार इतना महान हो गया है। सीटू किंग्यू और उसके बगल में खड़े अन्य लोग स्तब्ध रह गए। हुन्फ, युद्ध के आयोजक जियान लैन ने नागभान सिकुड़ी और प्रसिद्ध विशेषज्ञों का सामना करने के लिए मुड़ गया। शायद आप सभी को यह नहीं पता है, हालांकि तलवार सिद्धांत में जियान वुशुन की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। वह कचरा है जो आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जुटा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति की संगत खेती के बिना उसकी उत्कृष्ट तलवारबाजी का क्या उपयोग है? ओह, तुम्हारा मतलब है कि लड़का आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा नहीं कर सकता? सीटू किंग्यू और कई लोगों ने पूछा। उनके भाव अजीब हो गए। ये सही है। स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में हर कोई जानता है कि जियान वुशुन एक बेकार व्यक्ति है जो 12 साल की उम्र से आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने में असमर्थ रहा है। भले ही वह सफल रहा और आखिरकार योद्धा बन गया, जियान वुशुन ने योद्धा के लिए एक ठोस नींव रखने के लिए स्वर्णिम 4 साल खो दिए। तो इस बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है कि वह भविष्य में क्या उपलब्धियां हासिल कर सकता है? जियान लैन ने व्यंग्य किया। क्या ये सच है? उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण 2 महीने पहले ही किया है। अफसोस की बात है। सीटू किंग्यू और कई उत्कृष्ट प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मार्शल आर्ट्स के मार्ग में 12 से 16 वर्ष की आयु सबसे महत्वपूर्ण चरण होती है, जो यौवन का वर्ष होता है। ये साधना के लिए ठोस आधार तैयार करने का सबसे अच्छा समय होता है। एक बार जब कोई व्यक्ति इस स्वर्णिम चरण से चूक जाता है, तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां सीमित हो जाती हैं। निस्संदेह ये केवल साधारण अभ्यासियों पर ही लागू होता है, उन विद्रोही साधकों पर नहीं जिन्होंने दिव्य सृजन कौशल जैसी विचलित साधना की है। आध्यात्मिक शक्ति मार्शल आर्ट्स के मार्ग का आधार है, जबकि मार्शल आर्ट्स तकनीक और तलवारबाजी बाहरी कारक है। भले ही उसके पास उत्कृष्ट तलवारबाजी हो, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति की कमजोर साधना के साथ वह बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता। इस लड़के के लिए कितनी अफसोस की बात है। शुई हानिक्सिन ने जियान वुशुन को देखा और अपना सिर हिला दिया। साधारण साधना के साथ भी तलवार सिद्धांत में अपने उपहार के साथ उसे जियान मेंगर की तरह हमारे शिष्यों में से एक होने का अधिकार है। फिर भी तथ्य यह है कि उसने अपनी साधना के लिए सबसे अच्छा समय खो दिया है। उसके पास आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को तोड़ने का मूल रूप से कोई मौका नहीं है। उसके पास विशेषज्ञ होने की योग्यता नहीं है। उसके पास बैठे कई प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हालांकि शुई हानिक्सिन का स्पष्टीकरण आधा अधूरा और लापरवाही भरा था, फिर भी वह सही थी। वे केवल अपना सिर हिला सकते थे और आहें भर सकते थे, तलवार सिद्धांत में बर्बाद हुई प्रतिभा के लिए खेद महसूस कर सकते थे। ड्रिल ग्राउंड पर स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन के कई शिष्य भी सदमे से उबर चुके थे और जल्द ही राहत की सांस ले रहे थे। तलवार सिद्धांत में जियान वुशुन की अद्वितीय प्रतिभा ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था। लेकिन इससे क्या साबित हो सकता था? उस दुनिया में जहां हर कोई योद्धाओं के सामने झुकता था, आध्यात्मिक शक्ति की खेती आधार थी। 11वीं चाल। जियान मेंगर ने मैदान से नीचे उतरते हुए अकेले व्यक्ति पर ठंडी निगाह डाली। उसे लंबे समय से जियान वुशुन के तलवार सिद्धांत में उपहार के बारे में पता था।
वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट की 9वीं चाल के इस्तेमाल के बाद उसे लगा कि उसने आखिरकार उसे पीछे छोड़ दिया है। भले ही यह सिर्फ एक बल से ही क्यों न हो, लेकिन उनके बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। किसी भी तरह से आध्यात्मिक शक्ति की खेती ने मार्शल आर्ट्स के मार्ग की नींव रखी। उसने युद्ध के दूसरे दौर में उसके आत्मविश्वास को कुचलने की कसम खाई। ग्रैंडस्टैंड पर जियान लिन ने टिप्पणी की, आध्यात्मिक शक्ति की खेती मार्शल आर्ट की खेती का आधार है। हमारे शिष्यों को मार्शल आर्ट तकनीक के लिए आध्यात्मिक शक्ति की खेती की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये केवल एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। जियान लिन के शब्द पूरे ड्रिल ग्राउंड में गूंज उठे। ये स्पष्ट रूप से जियान वुशुन के लिए था। हम अगले दौर की लड़ाई शुरू करेंगे। ये दौर आपकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना का परीक्षण करता है। कृपया आध्यात्मिक शक्ति रत्न यहाँ रखें। किसी ने एक विशाल पारदर्शी मणि को उठाकर मैदान पर रख दिया। मणि के बीच का हिस्सा सूक्ष्म खांचों की 10 परतों में विभाजित था। आध्यात्मिक शक्ति रत्न का उपयोग आध्यात्मिक शक्ति की साधना का परीक्षण करने के लिए किया गया था, जिसमें 10 परतें थी जो आध्यात्मिक पथ के प्रथम चरण से लेकर असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक के 10 स्तरों का प्रतिनिधित्व करती थी। पहले जियान लिन प्रथम प्रतिभागी रहे। जियान लिन ने कहा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति रत्न में डालने का सर्वोत्तम प्रयास करो। हाँ, जियान लिन ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां बाहर निकालकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। जल्द ही आध्यात्मिक शक्ति का एक समूह आध्यात्मिक शक्ति रत्न में प्रवाहित हुआ। आध्यात्मिक शक्ति के संचार के साथ आध्यात्मिक शक्ति मणि से एक उज्ज्वल प्रकाश उभरा। मणि की 10 परतों के नीचे से ऊपर तक एक चमकदार बैंगनी प्रकाश फैल गया, जिसने उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना को आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर पहुंचा दिया। ये यही समाप्त नहीं हुआ। बैंगनी प्रकाश की एक किरण ने 7वीं परत को रोशन कर दिया। प्रकाश अभी भी मंद था, लेकिन परत अभी भी रोशन थी। 7वीं परत प्रकाशित हो गई। आत्मिक पथ का 7वां चरण। जियान लिन ने आखिरकार इतने लंबे समय के बाद आध्यात्मिक पथ के छठे चरण को पार कर लिया। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उनमें से कई लोग जियान लिन को ईर्ष्या से देखने लगे। जब उसने अपनी हथेलियां हटाईं, तो जियान लिन ने देखा कि उस पर सबका ध्यान है। उसका मूड बेहतर हो गया। 1 महीने पहले जियान वुशुन से हारने के बाद से ही वह शर्मिंदा था, लेकिन अब उसने आखिरकार अपनी गरिमा वापस पाली थी। तो क्या हुआ अगर जियान वुशुन के पास तलवार सिद्धांत में एक उत्कृष्ट उपहार है? वह शायद अभी भी छठे चरण में है। जियान लिन ने जियान वुशुन पर व्यंग्य किया और उसे उत्तेजक तरीके से देखा। लेकिन जब उसने जियान वुशुन को देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। इस कमीने ने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की, जियान लिन ने गुस्से में कहा। उसने देखा कि कैसे जियान वुशुन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वह पूरे समय दीवार के सहारे झुका हुआ था। उसके रवैये से जियान लिन को स्वाभाविक रूप से चिढ़ हुई। वह ये नहीं जानता था कि जियान वुशुन ने शुरू से ही कभी भी उससे संबंध नहीं रखा था। जियान वुशुन ने कभी उसकी परवाह नहीं की थी, न तब और न ही अब। अगला, जियान मेंगर। जब बर्फ सी सफेद पोशाक में वह सुंदर लड़की एक बार फिर मंच पर चढ़ी, तो पूरा ड्रिल ग्राउंड उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह अभी भी बहुत ठंडी और घमंडी थी। हालांकि जियान वुशुन के प्रदर्शन ने उसे दबा दिया था, लेकिन यह उसकी प्रतिभा को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिस चीज ने सभी को वास्तव में प्रभावित किया वह थी उसकी स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना की प्रतिभा। वह मात्र 16 वर्ष की लड़की थी जिसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। ये स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन के इतिहास में अभूतपूर्व था। इसके बाद आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाना उसके लिए अपनी अद्वितीय प्रतिभा दिखाने का सही अवसर होगा। अखाड़े में जियान मेंगर ने अपनी हथेलियों को आध्यात्मिक शक्ति मणि के करीब लाकर उसे धीरे से छुआ। सभी ने अपनी सांस रोक ली। क्या उसने सचमुच गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र प्राप्त कर लिया है? विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध विशेषज्ञ बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। हालांकि उन्होंने सुना था कि जियान मेंगर ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन इस बार वे इसे खुद देख पाएंगे। वे इस पर तभी विश्वास कर सकेंगे जब वे इसे अपनी आंखों से देखेंगे। 10 परत वाले आध्यात्मिक शक्ति मणि के भीतर एक कठोर हिंसक प्रकाश प्रज्वलित हुआ। प्रकाश ने बिना किसी रहस्य के 7वीं परत को भर दिया। फिर 8वीं परत भी प्रकाशित हो गई। 8वीं परत प्रारंभिक आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। यह अभी भी बाकी परतों की तरह उस चमकदार बैंगनी प्रकाश से जगमगा रही थी। फिर 9वीं परत आई। जैसी कि उम्मीद थी, रोशनी भी उतनी ही शानदार थी। आध्यात्मिक शक्ति रत्न की विभिन्न परतों में अंतर थे और उनका निर्धारण बैंगनी प्रकाश की चमक से होता था। उदाहरण के लिए पिछले प्रतियोगी जियान लिन को ही ले। जब वह आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण पर पहुंचा तो वह आध्यात्मिक शक्ति रत्न की 7वीं परत को प्रकाशित करने में सफल रहा। हालांकि ये बहुत मंद था क्योंकि वह अभी भी इस क्षेत्र में नया था। लेकिन अब जियान मेंगर की आध्यात्मिक शक्ति के संचार के माध्यम से 9वीं परत सबसे चमकदार रोशनी से जगमगा उठी थी। इसका क्या मतलब था? शिखर, गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का शिखर। उसने पहले ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र प्राप्त कर लिया है और वह इसके लिए कोई नई नहीं है। अचानक ड्रिल ग्राउंड में कोलाहल मच गया। अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रैंडस्टैंड पर जियान शिनहोंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ और तालियां बजाने लगा। उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। जियान लिन दिल खोलकर हंसा। वह अपनी खुशी छुपा नहीं सका। उसने न केवल गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त किया, बल्कि इसके शिखर को भी प्राप्त किया। ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद बाकी सभी लोग भी असाधारण रूप से आश्चर्यचकित थे। उनका आश्चर्य इसलिए था क्योंकि एक ही स्तर पर भी प्रारंभिक अवस्था और शिखर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। एक साधारण योद्धा को गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति एकत्र करने में कम से कम कई साल लगेंगे। कुछ के लिए इसमें और भी अधिक समय लग सकता है। फिर भी जियान मेंगर केवल 16 वर्ष का था। यह पहले से ही अविश्वसनीय था कि उसने उस उम्र में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। शिखर तक पहुंचने की तो बात ही छोड़िए। सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अचंभित हो गए हों। जियान मेंगर। ड्रिल ग्राउंड पर स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन के कई शिष्य मंच पर अद्वितीय और सुंदर व्यक्ति को घूर रहे थे। जियान वुशुन के अलावा उनमें से किसी को भी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की कोई इच्छा नहीं थी। चुना हुआ सबसे सुंदर यह कोई और नहीं बल्कि जियान मेंगर था। बाई चोंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, शुई हानिक्सिन, आपने वास्तव में एक महान शिष्य को स्वीकार किया है। 16 साल की उम्र में शिखर को प्राप्त करना वास्तव में उसके पास साधना के लिए एक असाधारण प्रतिभा है।
वह बुरी नहीं है। शुई हनिक्सिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस लड़की में साधना के लिए असाधारण प्रतिभा है। मेरे त्यान्युवान तलवार संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली शिष्यों में से भी वह सर्वश्रेष्ठ में से एक है। मेरे मार्गदर्शन से 20 वर्ष की आयु से पहले गोल्ड कोर प्राप्त करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। अगर वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है और उसकी किस्मत अच्छी है तो शायद मेरे संप्रदाय से एक और शिखर अस्तित्व निकलेगा। एक चरम अस्तित्व। हर कोई दंग रह गया। एल्डर शुई, क्या आप कह रहे हैं कि जियान मेंगल भविष्य में यिन यांग शून्य क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम होगा? जियान शिनहोन कुछ उत्साहित लग रहा था। किसी को संदेह नहीं था कि जियान मेंगल 20 साल की उम्र से पहले गोल्ड कोर बनाने में सक्षम था। हालांकि यिन यांग शून्य क्षेत्र वास्तव में साधना का शिखर था। शक्तिशाली त्यान्युवान तलवार संप्रदाय में भी केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही इसे हासिल कर पाए थे। बाशुई कमांडरी में एक भी नहीं था। क्या जियान मेंगल के लिए भविष्य में इसे हासिल करने की कोई उम्मीद थी? उसकी प्रतिभा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है जब तक वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है, शुई हनिक्सिन ने शांति से उत्तर दिया। यद्यपि वह उदासीन लग रही थी, लेकिन दर्शकों के लिए खुद को शांत करना मुश्किल हो रहा था। अखाड़े में जियान मेंगल को हर कोई देख रहा था, लेकिन उसकी नजर जियान वुशुन पर थी। उसकी नजर ठंडी हो गई और उसने उससे कहा, जियान वुशुन, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। मैं आज तुम्हें इस लड़ाई में पूरी तरह तबाह होने दूंगी। तुम अपनी पूरी जिंदगी में मुझसे आगे निकलने के योग्य नहीं हो। क्या यह आपको अब दिखाई दे रहा है? कोने पर झुके हुए जियान वुशुन ने हाथ जोड़कर अपना सिर ऊपर उठाया। जब उसकी आंखें जियान मेंगल से मिली तो उनकी आंखें बिजली की तरह चमक उठी। यद्यपि कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी वह उसकी आंखों के माध्यम से समझ सकता था कि वह क्या कहना चाहती थी। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का शिखर। बहुत बढ़िया, इस तरह से चीजें ज्यादा दिलचस्प होंगी। उसने अपने सूखे होठों को छुआ, उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसके भीतर आग भड़क उठी। युद्ध जारी रहा, फिर भी जियान मेंगल के परिणामों की तुलना में अन्य शिष्यों की आध्यात्मिक शक्ति की साधना जुगनू की रोशनी से भी मन लग रही थी। आखिरी, जियान वुशुन, अब तुम्हारी बारी है, जियान लेन ने ठंडी आवाज में कहा। कोने पर झुककर जियान वुशुन ने अपनी आंखें घुमाई और धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़ गया। उसके कदम धीमे थे और वह एक के बाद एक पैर रख रहा था, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। सभी की निगाहें उन पर थीं, जिनमें प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी शामिल थे। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले लोग निस्संदेह जियान मेंगल और वह थे। लड़ाई के पहले दौर में जियान वुशुन ने वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट की 11वीं चाल से सभी को चौंका दिया। हालांकि इस दूसरे दौर में किसी को उससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम किसी ने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। वह मैदान में है। जियान वुशुन को मंच की ओर जाते देख जियान मेंगल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने 1 महीने पहले ही आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण के शिखर को प्राप्त किया है। अब देखते हैं कि आपने कितनी प्रगति की है। मुझे दिखाओ कि तुमने इन तथाकथित 2 महीनों में क्या हासिल किया है। जियान वुशुन ड्रिल ग्राउंड पर ध्यान केंद्रित करने वाला केंद्र बन गया। मैंने सुना है कि इस लड़के ने 1 महीने पहले ही 6ठी सीढ़ी के शिखर को हासिल किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी तक 7वीं सीढ़ी तक पहुंच पाया है। 1 महीने में 7वां कदम हासिल करना हास्यास्पद। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, वह शायद अभी भी 6ठे चरण के शिखर पर है। हालांकि यहाँ हमारे शिष्यों के बीच भी उनकी साधना को सभ्य माना जाता है, फिर भी वह जियान मेंगल से बहुत नीचे है। अगर वह 7वीं सीढ़ी हासिल किए बिना उसे चुनौती देता है तो वह मूर्ख है। भले ही वह किसी तरह इसे हासिल करने के लिए काफी भाग्यशाली हो, लेकिन उसे चुनौती देना जिसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र हासिल कर लिया है, बस उसके सिर पर अपमान लाना है। अन्य शिष्य आपस में फुसफुसाकर चर्चा करने लगे। जियान वुशुन अंततः अखाड़े में आध्यात्मिक शक्ति मणि के सामने रुक गया। उसे देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। गंभीरता से साधना करते हुए 2 महीने। उन्होंने पिछले 2 महीनों को याद किया जब उन्होंने आराम करने के लिए 1 मिनट भी बिताने की हिम्मत नहीं की थी। वह साधना कक्ष में रहे और भारी दबाव को सहन करते हुए लगातार पीड़ा को ऐसी चीज में बदलते रहे जिस पर उन्हें गर्व हो। ग्लेडिएटर एरेना में उसने चुनौती में शामिल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी ताकि वह अपनी जरूरत की सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा उत्पादक गोलियां हासिल कर सके। 9 बेड़ियों पर्वत पर उन्होंने खूनी शेर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ के पूरे पूल को अवशोषित कर लिया। उन्होंने 2 महीने तक अथक परिश्रम किया था और अब समय आ गया था कि वह अपनी कड़ी मेहनत उन्हें दिखाएं। हर कोई मुझे नीची नजर से देखता है। वे सभी सोचते हैं कि मैं जियान मेंगल को चुनौती देने के लिए हद पार कर रहा हूं। उस स्थिति में आप सभी को अपनी आंखें चौड़ी करके ध्यान से देखना चाहिए। उसकी आंखों में गर्मी की चमक के साथ उसने अपने हाथों से आध्यात्मिक शक्ति मणि को छुआ। स्वर्गीय सृजन कौशल का उपयोग करते हुए आध्यात्मिक शक्ति भीतर से बाहर निकलने लगी। चर्चा। आध्यात्मिक शक्ति मणि से लगभग तुरंत ही एक चमकदार बैंगनी प्रकाश निकला। 10 परत वाले आध्यात्मिक शक्ति रत्न का 6ठा स्तर जियान वुशुन की आध्यात्मिक शक्ति के उसमें प्रवाहित होने के बाद जगमगा उठा। उसी चमकदार रोशनी ने आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण को चिन्हित किया। 7वीं परत जगमगा उठी। आत्मिक पथ का 7वां चरण। उसने वास्तव में ये हासिल किया। ड्रिल ग्राउंड में आश्चर्य की चीखें गूंज रही थीं। भीड़ के बीच जियान लिन था जो पीला पड़ गया था। इस बार वह भी स्पिरिट पाथ के 7वें चरण पर पहुंच गया था और उसने सोचा कि आखिरकार उसने जियान वुशुन को पकड़ लिया है। जियान वुशुन की आध्यात्मिक शक्ति के निरंतर प्रवाह से बैंगनी प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसने आध्यात्मिक शक्ति मणि की 7वीं परत को भर दिया, जो वास्तव में चमकदार था। और यह अभी भी चल रहा था। 7वीं परत के बाद बैंगनी प्रकाश ने तुरंत 8वीं परत को भी प्रकाशित कर दिया। 8वां स्तर। जियान लिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 8वीं परत प्रारंभिक आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। चमकीली बैंगनी रोशनी अभी भी 9वीं परत की ओर बढ़ रही थी। ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। आध्यात्मिक शक्ति रत्न अपनी शक्ति के आधार पर आध्यात्मिक शक्ति की साधना का परीक्षण करता है। हालांकि मैंने अभी तक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन मैं स्वर्गीय सृजन कौशल में दिव्य पथ के शिखर 8वें स्वर्ग तक पहुंच गया हूं। ये प्रारंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर के बराबर है। स्वर्गीय सृजन कौशल की शक्ति समान कौशल की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। और 9वां स्तर। जियान वुशुन की नजर तेज हो गई और वह चिल्लाया, प्रकाशित कर दो। चर्चा। आध्यात्मिक शक्ति मणि की 9वीं परत अचानक प्रकाश से भर गई।
इसका मतलब था कि गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली परत प्रकाशित हो चुकी थी। असंभव। मैदान पर जियान लैन ने सबसे पहले शोर मचाया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की आत्मसंतुष्टि का कोई निशान नहीं था, केवल एक विकृत अभिव्यक्ति थी जो लगभग पागल लग रही थी। जियान लैन, पहले तुमने कहा था कि इस लड़के ने 2 महीने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी एकत्र नहीं की थी। सीटू किंग्यू ने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा। द्वितीय। जियान लैन को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। 9वीं परत, ये कैसे संभव है? जियान शिनहोन की आंखें गोल थीं। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र, उसने वास्तव में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र प्राप्त किया। ये कैसे संभव है? ये झूठ होगा। झूठ। ये पूरी तरह से असंभव है। 2 महीने पहले वह आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जुटा पाया था। हर कोई पागल हो गया था। पूरा ड्रिल ग्राउंड पूरी तरह से पागल हो गया था। 9वां स्तर। जियान मेंगर के खूबसूरत चेहरे पर प्रतियोगिता की शुरुआत से ही जो अहंकार भरा भाव था, उसमें आखिरकार बदलाव आया। उसके चेहरे पर अभूतपूर्व भय का भाव उभर आया। डर, हाँ, यहाँ तक कि जियान मेंगर भी हैरान रह गया। वह एक अद्वितीय प्रतिभा थी जिसने 12 वर्ष की आयु में अपनी साधना शुरू कर दी थी। तब से 4 साल बाद उसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर को प्राप्त कर लिया था। उसकी उपलब्धि उल्लेखनीय थी। जियान वुशुन की तुलना कैसे की जा सकती है? हर कोई जानता था कि जियान वुशुन एक समय में कूड़ा था जो आध्यात्मिक शक्ति भी इकट्ठा नहीं कर सका था। 2 महीने पहले तक हर कोई जानता था कि वह एक साधारण व्यक्ति था जिसमें आध्यात्मिक शक्ति का लेश मात्र भी अंश नहीं था। हर किसी को लगा कि आज उसका उसे चुनौती देना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। लेकिन अब उस पर हंसने की हिम्मत कौन कर सकता है जिसके आध्यात्मिक शक्ति मणि ने 9वीं परत को प्रकाशित कर दिया था, जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। किसने ये कहने की हिम्मत की कि जियान वुशुन उसे चुनौती देने के योग्य नहीं है? यदि लोगों को जियान वुशुन के पहले दौर में वेव सुपरपोजिशन स्वॉर्ड आर्ट की 11वीं चाल को आश्चर्यजनक रूप से पूरा करने के बाद सोचने लगा था, तो उसने जो आध्यात्मिक शक्ति की साधना प्रस्तुत की थी वह वास्तव में चौंकाने वाली थी। तेज दिमाग वाला राक्षस, ये 2 शब्द अनिवार्यतः हर किसी के मन में आए। जियान मेंगर ने 12 साल की उम्र में साधना शुरू की और मात्र 16 साल की उम्र में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र की चोटी हासिल की। उसे पहले से ही एक अद्वितीय प्रतिभा माना जा सकता था। फिर भी जियान वुशुन ने एक साधारण व्यक्ति से गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में किसी व्यक्ति तक पहुंचने में केवल 2 महीने बिताए थे। अगर वह राक्षस नहीं था तो क्या था? और तभी वो व्यक्ति जिसे सब राक्षस समझते थे धीरे धीरे अपनी हथेली वापस ले आया। अपनी काली पुतलियों से उसने सबको अपनी नजरों से देखा जिसमें तिरस्कार का भाव था। मैदान में ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जियान वुशुन ने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के शिष्यों को देखा। उनमें से प्रत्येक जो उसकी आंखों से मिला वह अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सका। पूरे ड्रिल ग्राउंड में केवल एक ही व्यक्ति था जो उसकी नजरों से नजर मिलाने का साहस कर रहा था, वह भी थोड़ी बहुत जिद के साथ। ये जियान मेंगर था। जियान वुशुन की नजर आखिरकार उस पर पड़ी। किसी भी शब्द की जरूरत नहीं थी। उस पर लड़ने के लिए उनकी जलती हुई लड़ाई सतह पर आ गई थी। जियान मेंगर, यहाँ आओ। उसकी ठंडी गड़गड़ाहट वज्रपात के समान थी जो आकाश और पृथ्वी तक गूंज रही थी। पूरा ड्रिल ग्राउंड तुरंत उत्साह से भर गया। जियान मेंगर, यहाँ आओ। एक ठंडी तीखी चीख गूंजी जो ड्रिल ग्राउंड में काफी देर तक गूंजती रही। लंबे बर्फ सफेद लिबादे में एक खूबसूरत लड़की ने अपना सिर उठाया और एक कदम से मंच पर छलांग लगा दी। मंच पर एक दूसरे से 10 मीटर से भी कम दूरी पर खड़े 2 व्यक्ति युद्ध की राह पर थे। टकराव की ऐसी तीव्र भावना थी जो आपको किसी और समय महसूस नहीं होती। जियान वुशुन की पीठ पर बंधी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली और उसमें से लहरों की तरह तलवार के सार का कंपन निकला। जैसे ही ठंडी तलवार की धार सीधे जियान मेंगर की ओर इशारा करती है, बिना किसी भावना के जियान वुशुन ठंडे स्वर में कहता है, जैसा कि मैंने 2 महीने पहले कहा था, मैं आज तुम्हें खोजने आया हूँ। हमारे बीच लड़ाई अपरिहार्य है। इसे खत्म होना ही था। जियान मेंगर का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था जब वह अपनी बर्फ सफेद पोशाक को हवा में उड़ाते हुए वहां खड़ी थी। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के उसकी शिखर की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। जियान वुशुन, मुझे नहीं पता कि तुमने सिर्फ 2 महीनों में अपनी ताकत कैसे बढ़ा ली। वैसे भी मेरा अब भी मानना है कि जीतने वाला ही सब कुछ जीतता है। चूंकि तुम मुझसे लड़ने के लिए इतने बेताब हो तो इसे लाओ। संक्षिप्त बातचीत से माहौल तुरंत ही उच्च स्तर पर पहुंच गया। ओह, मैं समझा। ड्रिल ग्राउंड के आसपास के इलाके में उत्साह और उम्मीद का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के शिष्य पागलपन की कगार पर थे, ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि चीजें कैसे सामने आएंगी। यह एक आकर्षक द्वंद्व होगा। घटनाओं का कितना रोमांचक मोड़। ये सर्वविदित है कि एक 16 वर्षीय किशोर, जिसे सुपर जीनियस माना जाता है, सूची में सबसे ऊपर है, गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। दूसरा, जो गुमनामी में दफन था, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को चकित कर दिया, जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर थी, जिसे 2 महीने के भीतर हासिल किया गया था। उनके बीच की लड़ाई। दर्शकों के बीच के प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी उनके बीच की लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे। ये 2 प्रतिभाओं के बीच शिखर युद्ध था। वास्तव में स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में रहने वाले लोगों को लगा कि जियान वुशुन की जियान मेंगर को चुनौती देना एक मजाक था और इससे उसके सिर पर कलंक लगा। अब 2 दौर की लड़ाई के बाद किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि यह एक इच्छाधारी सोच थी। तलवार सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति वेव सुपरपोजिशन तलवार कला को 11वीं चाल तक विकसित कर लेता है, वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होता है। आध्यात्मिक शक्ति की साधना के अनुसार उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति रत्न के 9वें स्तर को प्रकाशित किया, जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर है। इसलिए वे इस लड़ाई में एक दूसरे के बराबर थे। उनके पास जियान मेंगर को चुनौती देने की योग्यता थी। इसके अलावा ये कहना मुश्किल था कि विजेता कौन होगा। देवियों और सज्जनों, आप इन दोनों को देख रहे हैं, कौन दूसरे से बेहतर है? बाय चोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कहना मुश्किल है, सीटू किंग्युए ने पहले बोला। आध्यात्मिक शक्ति की साधना में जियान मेंगर गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, जो जियान वुशुन से थोड़ा बेहतर था। तलवारबाजी के मामले में जियान वुशुन ने ऊपरी हाथ हासिल किया। वे अच्छी तरह से मेल खाते थे, जिससे उनकी असली ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया।
मैं सहमत हूँ। ये शियू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति की साधना मार्शल आर्ट के अभ्यास की प्रक्रिया में एक बुनियादी कदम है, लेकिन मार्शल आर्ट तकनीक की ताकत एक महत्वपूर्ण कारक है जो उनके साधना में छोटे अंतर को देखते हुए परिणाम को भी निर्धारित कर सकती है। अपनी तलवारबाजी के बल पर जियान वुशुंग और जियान मेंगर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से भिड़ सकते हैं और परिणाम अप्रत्याशित होगा। शुई हानिक्सन, तुम क्या सोचती हो? बाई चोंग ने अचानक उसे अपने बगल में देखा। मुझे यकीन है कि मेंगर जीतेगी, शुई हानिक्सन ने कहा। ओह, तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपने शिष्य हो? बाई चोंग ने अपने होंठ के कोने को ऊपर उठाते हुए कहा। बाई चोंग, क्या तुमने अभी ध्यान दिया? शुई हानिक्सन ने बाई चोंग की ओर देखा। हंसते हुए उसने कहा, जियान वुशुंग नाम का वह छोटा लड़का, हालांकि उसने आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाने के दौरान आध्यात्मिक शक्ति रत्न को जलाया था, मैं देख सकती थी कि वह मुश्किल से उस तक पहुंच पाया था। इसलिए मुझे यकीन है कि वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि उसकी साधना प्रारंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र और गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर के बीच है। वास्तव में, बाई चोंग ने बस ये देखा, सिर हिलाया। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि इस छोटे लड़के ने 2 महीने पहले आध्यात्मिक शक्ति एकत्र नहीं की थी। अब 2 महीने बीत चुके हैं, उसकी आध्यात्मिक साधना अप्रत्याशित रूप से बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे कई बाहरी कारक होने चाहिए। शुई हानिक्सन ने स्पष्ट रूप से कहा। उदाहरण के लिए, परिणामों की परवाह किए बिना उसने बलपूर्वक अपनी साधना को बढ़ाने के लिए गोलियां या खजाने निकल लिए, लेकिन यह वृद्धि उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। न केवल भविष्य में विशेषज्ञ बनने की उसकी संभावना बहुत कम है, बल्कि वह अपनी 100% शक्ति का उपयोग भी नहीं कर पाएगा। उसका प्रदर्शन अधिकतम 20% या 30% ही होगा। ये शब्द सुनकर दर्शक दीर्घा में खड़े लोग भौचक्के रह गए। वास्तव में उन्होंने इस संभावना के बारे में भी सोचा। आखिरकार यह अकल्पनीय था कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना इतनी तेजी से बढ़ गई। ये कहना कोई मतलब नहीं रखता कि उन्होंने कुछ गोलियां या प्राकृतिक खजाने का उपयोग नहीं किया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जियान वुशुंग एक विचलित साधक था, इसलिए उसके प्रशिक्षण को सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। बेशक इन 2 बातों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। मैं अपने शिष्य को किसी और से बेहतर जानता हूँ। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में मेरे शिष्य को हराने वाली समान उम्र की प्रतिभा को पाना असंभव है, शुई हानिक्सन ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बेपरवाही से कहा। यह वास्तव में व्यक्तिपरक है, लेकिन मुझे लगता है कि जियान वुशुंग नाम का छोटा लड़का जीत सकता है, बाई चोंग ने कहा और हंसा। चूंकि श्री बाई चोंग ऐसा सोचते हैं, तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं, शुई शिनहान ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। देखो, ये 2 छोटे लड़के आपस में लड़ रहे हैं, ये शियू ने दर्शकों के स्टैंड से अचानक कहा। सभी ने तुरंत अपनी नजरें स्टेज की ओर घुमा ली। जियान मेंगर ने सबसे पहले हमला किया। जैसे ही जियान मेंगर ने एक बड़ा कदम उठाया और लंबी तलवार को एक कदम में बल के साथ घुमाया, ट्रिपल किल तलवार से हत्या की मंशा का एक निशान फूट पड़ा। तलवार ज्वार। जब लंबी तलवार अचानक बाहर निकली तो ऐसा लगा जैसे क्षेत्र में लहरें उठ रही हो। तलवार की लहर निरंतर जलप्रवाह तलवार कला की सबसे भयानक चाल थी और इसकी व्यापक लहर इस चाल का सार थी। सामान्य परिस्थितियों में ये चाल अगर गहन स्तर पर महारत हासिल की जाती है तो 6 परतें पैदा कर सकती है, लेकिन इस समय जियान मेंगर की लहर ने 8 परतों को बहा दिया। ये हास्यास्पद है। जियान वुशुंग ने हंसते हुए अपनी तलवार से लहरों को पकड़ा, जो एक बहुत ही आम तलवार थी। तलवार के सार की 8 परतों को बिना किसी प्रयास के भंग कर दिया जब उसने उन्हें उनके बल का लाभ उठाकर छुआ। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। वूश, तलवार जैसी रोशनी निकली जिससे क्षेत्र में लहरें पैदा हो गईं। जियान वुशुंग ने भी तलवार ज्वार चाल का प्रदर्शन किया, लेकिन जब तलवार कला का प्रदर्शन किया गया तो तलवार सार की लुढ़कती लहरें एक पल में 12 परतों के साथ फट गईं। अद्भुत! एक ही वार उसकी तलवारबाजी को खत्म करने के लिए काफी था। उसने ऐसा कैसे किया? उसकी तलवारबाजी बहुत शक्तिशाली है। दोनों के बीच पहली लड़ाई से पूरे ड्रिल ग्राउंड में जयघोष गूंज उठा। जियान वुशुंग की तलवारबाजी की समझ हमारी कल्पना से कहीं बेहतर है। स्टैंड पर बैठे प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित थे। उन सभी के पास व्यापक क्षितिज थे। स्वाभाविक रूप से वे देख सकते थे कि जियान वुशुंग की तलवारबाजी असाधारण थी। पहले उन्होंने जो तलवारबाजी का प्रदर्शन किया वह सरल प्रतीत हुआ, लेकिन वास्तव में इसके लिए तलवार कला शक्ति के सही उपयोग के साथ साथ बुनियादी तलवारबाजी की उच्च समझ की आवश्यकता थी। इसके बाद जियान वुशुंग ने उसी तलवार ज्वार का इस्तेमाल किया और तलवार सार की 12 परतें छोड़ी, जिसने सभी को चकित कर दिया। आखिरकार जियान मेंगर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तलवार सार की केवल 8 परतें हिला पाईं। इस जबरदस्त अंतर ने तुरंत ही उनके कौशल के बीच के बड़े अंतर को प्रदर्शित कर दिया। भाड़ में जाओ! एक स्त्रीवत चिल्लाहट के बाद जियान मेंगर ने अपनी विशाल लंबी तलवार के साथ सीधे आगे की ओर आक्रोशपूर्वक हमला किया। ये सरल क्रिया, जिसमें अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति थी, एक विस्मयकारी धार्मिकता से भरी हुई थी। एक शानदार आध्यात्मिक शक्ति एक साथ इकट्ठी हुई और फिर एक साथ बाहर निकल गई। जियान वुशुंग द्वारा जारी की गई तलवार सार लहर से टकरा गई। तियानायुबान तलवार कौशल। स्टैंड से देखते समय बाई चोंग की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसने शुई हानिक्सन पर एक नजर डाली, फिर फुसफुसाया, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी आश्वस्त हो। तुम्हारा छोटा शिष्य पहले से ही तियानायुबान तलवार कौशल का अभ्यास कर चुका है। शुई हानिक्सन मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन चुप रही। तियानायुबान तलवार कौशल सर्वोच्च तलवार कला जो तियानायुबान तलवार संप्रदाय में प्रचलित थी, तलवार मार्क्वेस हवेली में विभिन्न तलवार कलाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। साधना स्तर की शक्ति की डिग्री इसकी आध्यात्मिक शक्ति की शुद्धता, सटीकता और गति की डिग्री का प्रतिनिधित्व करती थी। तियानायुबान तलवार कौशल का अभ्यास करने वाली जियान मेंगर की समग्र शक्ति निश्चित रूप से गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर पर आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। यही कारण है कि जियान मेंगर ने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बल पर तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय 20 आंदोलनों को पार कर लिया। तलवार सार की 12 लहरें जियान मेंगर की तलवार के प्रहार से बिखर गईं, फिर जियान मेंगर के एक हाथ से तलवार की छाया की धारियां फूट पड़ी। प्रत्येक तलवार आश्चर्यजनक रूप से तेज थी।
ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट। जियान वुशुंग ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, उसके बाद अचानक ठंडी आवाज आई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, भले ही ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट अत्यधिक गति का पीछा करता है, लेकिन अपनी गति को अंधाधुंध बढ़ाने से स्वॉर्ड आर्ट के बीच समन्वय और सुसंगतता प्रभावित होगी। लेकिन जाहिर है तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट बहुत धीमी है, बहुत धीमा। ये शब्द ड्रिल ग्राउंड पर गूंज उठे और मार्क्वेस के भवन के सभी शिष्य तुरंत अचंभित हो गए। आखिरकार उनके विचार में जियान मेंगर की तलवार कला काफी तेज थी। वे इतनी तेज थी कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। केवल एक पल में तलवार की छायाओं की एक श्रृंखला बाहर निकल आई। उसने दर्जनों तलवार की छायाएं दिखाई, लेकिन जियान वुशुंग ने उन सभी का सामना किया। बहुत धीमा, बहुत धीमा। जियान वुशुंग ने तलवारों का प्रतिरोध किया और साथ ही अपना सिर भी हिलाया। ये स्पष्ट था कि वह इन तलवारों का आसानी से सामना कर सकता था। जियान मेंगर ने हिम्मत जुटाई और गति बढ़ाने की पूरी कोशिश की। हालांकि भले ही उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट का प्रदर्शन किया, लेकिन वह जियान वुशुंग के कब्जों को छू भी नहीं पाए। मैं तुम्हें अब असली ऑरोरा तलवार कला दिखाऊंगा, जियान वुशुंग ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा कहने के बाद शुआ, एक भयानक तलवार की छाया जो जियान मेंगर की तुलना में बहुत तेज थी, तुरंत बाहर निकल गई। वे बिजली की तरह तीव्र थे और लगातार तलवार के वार समन्वित और सुसंगत थे। बहुत तेज, अरे बाप रे! ड्रिल ग्राउंड पर खूब जय जयकार गूंज उठी। वे जियान मेंगर की तेज तलवारबाजी देखकर आश्चर्यचकित थे। जहां तक ऑरोरा तलवार कला के साथ जियान वुशुंग की गति का सवाल है, उन्हें वाकई लगा कि यह अविश्वसनीय था। यह इतनी तेज थी कि लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? जियान मेंगर बहुत डर गई थी। तलवारों की परछाई को बिजली की तरह अपनी ओर आते देख उसने तुरंत बोल्डर तलवार कला का इस्तेमाल किया, जो तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक विशेष रक्षात्मक तलवार कला थी, ताकि वह अपनी पूरी ताकत से उसका प्रतिरोध कर सके। खनक 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 खनक। लगातार कई झड़पों के बाद जियान मेंगर स्पष्ट रूप से घबरा गई थी। जियान वुशुंग की तलवार कला इतनी तेज थी कि वह उनका सामना नहीं कर सकी और अब वह एक शर्मनाक स्थिति में फंस गई थी। तलवार की रोशनी कुछ ही क्षणों तक चमकने के बाद तलवार कला जो मूसलाधार बारिश की तरह गिर रही थी, अचानक बंद हो गई। 18 सांसें। टावर के किनारे पर मजबूर होकर जियान मेंगर ने अपने सामने जियान वुशुंग को देखा। उसने जियान वुशुंग की तलवार कला का विरोध करने की कोशिश करते हुए सांसों की गणना की। जियान वुशुंग ने पूरी ऑरोरा तलवार कला समाप्त करने के बाद केवल 18 सांसें लीं, जबकि पूरी तलवार कला को प्रदर्शित करने के लिए उसे कम से कम 37 सांसों की आवश्यकता थी। इसका मतलब यह था कि इस तलवार कला के साथ जियान वुशुंग की गति उससे दोगुनी से भी अधिक थी, और यह स्पष्ट था कि जियान वुशुंग ने इसे अधिक सुसंगतता और अधिक समन्वय के साथ प्रदर्शित किया। यह इतनी तेज थी कि वह इसका विरोध नहीं कर सकी। जियान मेंगर ने अपने लिबादे की आस्तीन पर नजर डाली। तलवार की धार से हुए 2 छेद साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे उसकी गोरी त्वचा उजागर हो रही थी, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हरामी! गुस्से से चिल्लाते हुए जियान मेंगर ने ट्रिपल किल तलवार से उस पर सीधे भयंकर हमला किया। बहती बर्फ तलवार कला, 18 प्रथम श्रेणी तलवार कला तलवार मंडप में से एक। ये हास्यास्पद है। जियान वुशुंग ने इस तलवार कला का सामना आसानी से करते हुए उपहास किया। फिर उसने बहती बर्फ की तलवार कला का इस्तेमाल और भी ज्यादा दबंग और आक्रामक तरीके से किया। जैसा कि पुरानी कहावत है, उन्हें एक ही सॉस के साथ परोसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियान मेंगर ने क्या तलवार कला प्रदर्शित की। जियान वुशुंग ने पहले तो आसानी से इसका विरोध किया और फिर इसे अधिक कठिन, अधिक परिपक्व और सही तरीके से वापस कर दिया। उत्कृष्ट तलवारबाजी। उसने तलवार कला में उसे पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। जियान मेंगर की तलवारबाजी पहले से ही इतनी अच्छी थी कि वह स्वॉर्ड पवेलियन की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में गहन स्तर तक पहुंच सकती थी। लेकिन अब जियान वुशुंग के सामने उसकी तलवार कलाएं छोटे बच्चों द्वारा खेले जाने वाले करतबों की तरह थीं। अंतर बहुत बड़ा था। दोनों के बीच तलवारबाजी का अंतर हमारी उम्मीद से भी ज्यादा था। नीचे देखते हुए सीटू किंग्यू ने गंभीरता से कहा, जियान मेंगर की तलवारबाजी अच्छी है, लेकिन जियान वुशुंग की तलवारबाजी उससे कहीं बेहतर है। ये कल्पना करना कठिन है कि एक 16 वर्षीय लड़के में इतनी प्रभावशाली तलवारबाजी हो सकती है। जियान शिनहोंग, स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में, क्या आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके पास इस छोटे लड़के से बेहतर तलवारबाजी है? ये क्षियू ने जियान शिनहोंग की ओर देखा। स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन मास्टर के रूप में जियान शिनहोंग को स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन के बारे में स्थिति की पूरी समझ थी। इस समय ये क्षियू की बातें सुनकर वह सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जहां तक तलवारबाजी की बात है, केवल स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में ही वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जियान वुशुंग से बेहतर था। शुई हानिक्सन, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो आपका प्रिय शिष्य हार जाएगा, बाय चोन ने मुस्कुराते हुए कहा। वे अभी भी लड़ रहे हैं और जियान वुशुंग नामक छोटे लड़के को केवल एक छोटा सा लाभ है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि मेरा शिष्य हार जाएगा, है ना? शुई हानिक्सन ने एक आत्मसंतुष्ट भाव से कहा, जैसे कि सब कुछ पहले से ही तय था। तो फिर देखते रहो। बाय चोन ने भौहें सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा। अखाड़े में तलवार की आकर्षक रोशनी चमक उठी। जियान मेंगर ने तलवार मंडप की प्रथम श्रेणी की तलवार कला का उपयोग करके लगातार कई हमले किए थे, जो अविश्वसनीय रूप से दुर्जय थे। हालांकि जियान वुशुंग ने न केवल उसके हमलों का मुकाबला किया, बल्कि उसने जवाब में बेहतर तलवार चालों से उनका मुकाबला भी किया। तलवारबाजी में अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि जियान मेंगर को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते समय पूर्ण लाभ था, लेकिन इस समय इसका उपयोग करना मुश्किल था क्योंकि उसकी ताकत उसके हमलों के माध्यम से नहीं जा सकती थी। जियान वुशुंग ने उसके अहंकार और आत्मविश्वास को पूरी तरह से दबा दिया था। 2 महीने पहले तुमने कहा था कि तुम और मैं 2 अलग अलग दुनिया से हैं और हमारे बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। तुमने मुझे नीची नजर से देखा। तुम्हारी नजर में मैं कूड़ा था, एक ऐसा अभागा जो आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जुटा सका। इस द्वंद्व युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले आपने फिर कहा कि इस लड़ाई में आप अपनी पूरी तरह से प्रबल शक्ति के कारण मुझे पूरी निराशा का सामना करने देंगे। तुमने बहुत कुछ कहा है और बहुत घमंडी रहे हो, लेकिन अब जियान मेंगर, क्या तुम्हारी ताकत सिर्फ इतनी ही है? अपनी सबसे मजबूत ताकत के साथ मुझ पर हमला करो, या
क्या ये हो सकता है कि आपकी वर्तमान ताकत के साथ आपके पास मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए योग्यता नहीं है? बिजली की तरह चमकती आंखों से जियान वुशुन ने जियान मेंगर को घूरा, जो उसकी तलवारबाजी के दबाव से शर्मिंदा था। बोले गए ये कठोर शब्द पूरे ड्रिल ग्राउंड में गूंज उठे, जिससे पूरे ग्राउंड में हंगामा मच गया। जियान मेंगर ने अपने सफेद दांतों को कसकर भींच लिया और उसने अनजाने में स्टैंड में बैठी शुई हनिक्सिन की ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसकी नजर उस पर है और उसने उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया। जियान मेंगर को इस संकेत से शुई हनिक्सिन की योजना तुरंत समझ में आ गई। जियान वुशुन, मुझे पता है कि तलवार के सिद्धांतों में तुम्हारा उपहार अद्वितीय है और मैंने कभी भी तलवारबाजी के आधार पर तुम्हारे साथ लड़ने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि दुनिया कितनी बड़ी है। तुम ध्यान से देखो। कराहने के साथ एक विस्मयकारी धार्मिक आभा उसके शरीर से फूट पड़ी, जबकि उसने एक हाथ में अपनी तलवार पकड़ी हुई थी और तलवार की नोक जियान वुशुन की ओर इशारा कर रही थी। मजबूत और दुर्जय तलवार का सार धीरे धीरे फैल गया। तलवार का सार अत्यंत जोरदार, भव्य और शानदार था। ये है बाई चोंग, जो स्टैंड में मुस्कुरा रहा था, आश्चर्यचकित था और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। असीम ब्रह्मांड तलवार कला तियानयुआन तलवार संप्रदाय की 4 परम तलवार कलाओं में से एक। बाई चोंग ने उदास चेहरे के साथ शुई हनिक्सिन को देखा और ठंडे स्वर में कहा, शुई हनिक्सिन, क्या आपने उसे असीम ब्रह्मांड तलवार कला सिखाई? मेंगर मेरी शिष्या है, क्या उसे यह सिखाने में कुछ गलत है? शुई हनिक्सिन ने व्यंग्य किया। तियानयुआन तलवार संप्रदाय की 4 सर्वोच्च तलवार कलाओं में से एक के रूप में असीम ब्रह्मांड तलवार कला एक पूर्ण शिखर स्तर की प्रथम श्रेणी की तलवार कला थी। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं की तुलना में ये काफी मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान मेंगर ने इस असीम स्वर्गीय तलवार कला की साधना की थी, जो जियान वुशुन की तुलना में उसकी उच्च आध्यात्मिक शक्ति साधना के साथ संयुक्त थी। इसलिए शुई हनिक्सिन को शुरू से अंत तक जियान मेंगर पर पूर्ण विश्वास था। यह असीम स्वर्ग तलवार कला है। इस द्वंद्व में अब कोई रहस्य नहीं है। सीटू किंग्युए ने एक तरफ आह भरी। विजेता जियान मेंगर को ही विजेता होना चाहिए। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना जियान वुशुन की तुलना में बहुत अधिक है। साथ ही इस शीर्ष स्तरीय प्रथम श्रेणी की तलवार कला के साथ जियान वुशुन के लिए उसे हराना असंभव है, निश्चित रूप से असंभव। ये क्षियु ने भी कहा। विजय, जियान वुशुन नाम का वह छोटा लड़का हार जाएगा। स्टैंड से सामूहिक कराह की आवाजें आईं। बहुत बढ़िया मेंगर, बहुत बढ़िया। इस समय जियान लेन उत्साह से अपने हाथों को जोड़े हुए था। अपने बगल में बैठे प्रसिद्ध विशेषज्ञों से यह टिप्पणी सुनकर कि जियान मेंगर द्वंद्वयुद्ध जीतेगा, वह बहुत खुश दिखाई दिया। केवल बाई चोंग, जिसने शुई हनिक्सिन को ठंडी निगाहों से देखा, ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि जियान मेंगर आपकी शिष्या है, आखिरकार उसने न तो वास्तव में तियानयुआन तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया है, न ही उसका कोई प्रवेश समारोह हुआ है, जबकि आपने उसे बिना प्राधिकरण के असीम स्वर्ग तलवार कला सिखा दी है। हालांकि आप तियानयुआन तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग हैं और आपके लिए कुछ विशेषाधिकार होना सामान्य बात है, लेकिन केवल असीम स्वर्ग तलवार कला के आधार पर जीतना चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह, शुई हनिक्सिन आश्चर्यचकित थी जब उसने बाई चोंग को कृपालु भाव से देखा। जियान मेंगर असीम स्वर्ग तलवार कला का उपयोग कर रहा है। क्या इस द्वंद्व में कोई रहस्य हो सकता है? युद्ध के मैदान में जियान मेंगर की हालत इस समय चरम पर थी। वह विशाल तलवार सार एक विस्मयकारी अवस्था में था। ऐसी भयावह तलवार सार ने संकेत दिया कि जियान मेंगर द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली तलवार का वार दुनिया को हिला देने वाला होगा। इतनी मजबूत तलवार सार, मैंने नहीं सोचा था कि जियान मेंगर में इतनी शक्ति होगी। जियान वुशुन की अभिव्यक्ति उदास थी। ये तलवार सार अद्भुत है। यह मेरी तलवार मार्क्वेस हवेली से नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि उसके महान गुरु ने उसे यह सिखाया है। अच्छा, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। जियान वुशुन की आंखें गर्म थीं। जियान वुशुन, मेरा वार स्वीकार करो। याद रखो, इसे स्वॉर्ड रिवर कहते हैं। जियान मेंगर ने ठंडे स्वर में कहा। तलवार नदी। जियान वुशुन की आंखें ज्वलंत थीं और उसके दिल से तुरंत मजबूत युद्ध का इरादा उभरा। चलो, इस हमले को परिणाम निर्धारित करने दो। यह आपको निराश नहीं करेगा। जियान मेंगर के शरीर से निकलने वाली विस्मयकारी आभा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस समय उसने दोनों हाथों से ट्रिपल किल तलवार को पकड़ लिया और तलवार को हवा में उठा लिया। स्वर्ग और पृथ्वी एक पल के लिए रुक गए, जबकि आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया। भाड़ में जाओ। अंततः जियान मेंगर ने अपनी लंबी तलवार से शक्तिशाली प्रहार किया। स्वूश! एक चमकदार और चमचमाती तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जो हवा को चीरती हुई शून्य में से बहती हुई एक आकर्षक तलवार नदी छोड़ गई। भव्य और सुंदर। जो कोई भी इस स्वॉर्ड नदी को देखेगा, वह पूरी तरह से इसमें डूब जाएगा और आश्चर्यचकित हो जाएगा। हालांकि जब तलवार नदी जियान वुशुन की ओर बह रही थी, तो उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और कई अप्रत्याशित दृश्यों के बारे में सोचा। ये सभी दृश्य उस समय के बारे में थे जो उसने और जियान मेंगर ने पिछले 4 सालों में दिन रात बिताया था। एक बार मैंने सपना देखा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। हम शादी करेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे। तुम मेरे सबसे करीबी साथी थे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं सचमुच प्यार करता था। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार था, यहाँ तक कि अपनी जान भी। लेकिन अब यह भ्रम टूट गया है। अगली तलवार जीत या हार का निर्धारण करेगी, साथ ही तुम्हारे और मेरे बीच के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इस तलवार से मैं तुम्हें बताऊंगा कि। जियान वुशुन ने अपनी आंखें खोली। एक सपाट और ठंडी आवाज आसमान में गूंज रही थी। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे नीची नजर से देखने के योग्य हैं, लेकिन तुम अयोग्य हो। जिप! बर्फ की तरह ठंडी तलवार की रोशनी एक बार चमक उठी। रक्त छाया। गुमनाम तलवार कला की पहली चाल। तलवार की रोशनी की 2 धाराओं ने एक अद्भुत सुंदर तलवार नदी का निर्माण किया। उनमें से एक रोशनियां बहुत शानदार थीं, दूसरी रोशनियां ठंडी और चमकदार थीं, साथ ही क्षणभंगुर भी। दोनों तलवारें भयावह रूप से शक्तिशाली थीं, लेकिन बहुत अलग थीं। यदि कोई जियान मेंगर की तलवार नदी को एक विशालकाय दानव के रूप में वर्णित करेगा जो दुनिया की किसी भी चीज पर विजय पाने में सक्षम है, तो जियान वुशुन की तलवार की रोशनी एक सर्वव्यापी हत्यारे के समान थी, जो हत्या के राजा की तरह शून्य में छिपी हुई थी। एक विशालकाय दानव के पास दुनिया को अपने वश में करने की क्षमता थी। एक हत्यारे और हत्या के राजा के रूप में क्या उसे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत थी?
ये स्वाभाविक रूप से निराशाजनक था। स्विश, क्षणभंगुर तलवार की रोशनी एक बार फिर से उभरी। जियान मेंगर की तलवार नदी की लंबी और शानदार धारा को पार करते हुए उसके सामने प्रकट हुई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, तलवार की रोशनी उसकी कलाई पर छा गई। खून बिखर गया और ट्रिपल किल तलवार जमीन पर गिर गई। जियान वुशुन पहले से ही जियान मेंगर के सामने था। उसके हाथ में लंबी तलवार उसके गले पर तान रही थी, जो उसकी त्वचा से आधे सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर रुकी हुई थी। वह इतना करीब था कि वह स्टील की ठंड से कांप उठी। उसका खूबसूरत चेहरा आखिरकार पहली बार पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। मैदान में घटित हो रहे दृश्य को हर कोई अविश्वास से देख रहा था। क्या उसने सचमुच उसे हरा दिया है? जियान मेंगर हार गया। अरे बाप रे! ड्रिल ग्राउंड में जोरदार शोर मच गया और सभी लोग जोर से चिल्लाने लगे। ग्रैंडस्टैंड पर असंभव। शुई हानिक्सन सबसे पहले खड़ी हुई। उसे अपने शिष्य की जीत पर पूरा भरोसा था। उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? जियान लेन पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। जियान मेंगर, जो असीम स्वर्ग तलवार कला का उपयोग करता है, पराजित हो गया। ग्रैंडस्टैंड में प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में अपने आश्चर्य को प्रतिबिंबित कर सकते थे। पहले तो सभी को लगा था कि जियान मेंगर जीत जाएगा। इस टकराव में कोई रहस्य नहीं था, लेकिन नतीजा उनके मुंह पर तमाचा था। अनाम तलवार कला। जियान वुशुन ने अनाम तलवार कला का इस्तेमाल किया। जियान शिनहोन की आंखें चमक उठी। अनाम तलवार कला। सभी लोग उसकी ओर मुड़े। ये हमारे स्वॉर्ड मार्क्वेसमेंशन की सर्वोच्च तलवार कला है। केवल मास्टर्स ही इसे समझने के योग्य है और केवल 3 स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर्स ने इसे सही मायने में समझा है। मुझे नहीं लगता था कि यह लड़का इसे समझ पाएगा। उसके पिता ने उसे सिखाया होगा, जियान शिनहोन ने उत्साह से कहा। यह उसके पिता ही होंगे जिन्होंने उसे सिखाया होगा, जियान शिनहोन ने उत्साह से कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना उत्साहित था। आखिरकार बेनामी तलवार कला इतनी उन्नत थी कि किसी के लिए भी इसे समझ पाना अविश्वसनीय था। कौन सी बेनामी तलवार कला? क्या यह हमारे त्यानयुआन तलवार संप्रदाय की असीम स्वर्ग तलवार कला के बराबर भी है? शुई हानिक्सन ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। शुई हानिक्सन, तुम इस बारे में अनभिज्ञ हो। भले ही तुम्हारे त्यानयुआन तलवार संप्रदाय की असीम स्वर्ग तलवार कला महान हो, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कुछ ही तलवार कलाएं हैं जो इसे टक्कर दे सकती हैं। उदाहरण के लिए अनाम तलवार कला को ही लें। यह असीम स्वर्ग तलवार कला से ज्यादा शक्तिशाली है। बाय चोंग ने शुई हानिक्सन को घूरते हुए व्यंग्य किया। अगर तुमने अनाम तलवार कला के बारे में नहीं सुना है तो मुझे यकीन है कि तुम इसे निराकार तलवार कला के नाम से जानते होगे। निराकार तलवार कला, दुनिया की सबसे अच्छी तलवार कला, निराकार तलवार कला। शुई हानिक्सन चौंक गई। आप कह रहे हैं कि जियान वुशुन ने जो प्रदर्शन किया वह निराकार तलवार कला थी? ये सही है। बाय चोंग के मुंह के कोने ऊपर उठे और उसने सिर हिलाया। प्रसिद्ध निराकार तलवार कला में 9 अलग अलग चालें हैं। अंतिम 3 भयानक हैं, लेकिन वे लंबे समय से खो गए हैं। बीच की 3 दुर्लभ और मूल्यवान हैं। उन्हें पाना मुश्किल है, भले ही आपका संप्रदाय भारी कीमत चुकाने को तैयार हो। निराकार तलवार कला के पहले 3 आंदोलन अधिक आम है। यहाँ तक कि एक दूसरे दर्जे की शक्ति, जो आपके संप्रदाय से बहुत कमजोर है, उन पर अपना हाथ रख सकती है जब तक कि वे भुगतान करने को तैयार हों। जहां तक मुझे पता है, 200 साल पहले स्वॉर्ड मार्क्वेसमेंशन मास्टर ने पहले 3 मूवमेंट के लिए भारी कीमत चुकाई थी, जो बेनामी स्वॉर्ड आर्ट का निर्माण करते हैं। जियान वुशुन ने जो इस्तेमाल किया वह निराकार तलवार कला की पहली चाल थी, रक्षाया। रक्षाया। हर कोई जियान वुशुन द्वारा मैदान में प्रदर्शित की गई चाल को याद किए बिना नहीं रह सका। तलवार भूख की तरह चलती थी और जब तलवार की धार गिरती थी तो लाल रंग की झिलमिलाहट होती थी। ये लाल छाया की तरह थी, इसलिए इस तकनीक का नाम रक्षाया रखा गया। यह एक भयानक तकनीक है। ग्रैंडस्टैंड में मौजूद सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। शुई हानिक्सन, आपका शिष्य ये लड़ाई हार गया। बाय चोंग ने कहा। शुई हानिक्सन की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। खो गया। वह सचमुच लड़ाई हार गई। अखाड़े में जियान वुशुन की लंबी तलवार जियान मेंगर की गर्दन के पास ही रही। अगर वह अपनी हथेली को थोड़ा सा भी पास ले जाता तो वह उसे तुरंत मार सकता था। जियान वुशुन, क्या अब तुम खुश हो? अगर तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो तो सीधे मुझे मार डालो। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह एक अविश्वसनीय रूप से दुखद मुस्कान थी। उसने कुछ देर बिना कुछ बोले उसे देखा और फिर अपनी लंबी तलवार नीचे रख दी। वह झुककर जमीन पर पड़ी तलवार को उठाने लगा और धीरे धीरे धातु पर वार करने लगा। ट्रिपल किल तलवार। जब उसने उसे ट्रिपल किल तलवार उठाते देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। जब उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसके कानों में ठंडे शब्द गूंजने लगे। 2 महीने पहले मैंने तुमसे कहा था कि तलवार मंडप हमेशा तलवार मंडप का ही रहेगा। ये हमेशा मेरे पिता और मेरा ही रहेगा। इसका एक टुकड़ा पाने के बारे में सपने में भी मत सोचना। जो कोई भी इसे चुराने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। आज जो कुछ हुआ उसके लिए केवल आप स्वयं ही दोषी हैं। क्या मैं खुद को दोषी मानूं? ये सुनकर स्तब्ध जियान मेंगर का चेहरा थोड़ा सफेद हो गया। उसकी मुस्कान आत्महीनता से भरी थी और उसकी आंखें नम थीं। ठीक तभी, क्या आपको सिर्फ अपने आप को ही दोषी मानना चाहिए? यह एक बढ़िया मुहावरा है। ड्रिल ग्राउंड में अचानक एक शानदार गूंजती हुई आवाज गूंज उठी। सभी ने मुड़कर देखा और आखिरकार शुई हानिक्सन के बगल में एक ठंडे चेहरे वाले युवक को देखा। युवक के पास एक लंबी तलवार थी और वह हमेशा शुई हानिक्सन के पास चुपचाप खड़ा रहता था। उसने शुरू से ही कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसकी भौहें ऊपर उठ गई थीं। 2 तेज कदमों में वह अखाड़े में आया और उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। मैं त्यानयुआन तलवार संप्रदाय का ये मोह हूं। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? पेंग। उदासीन युवक के भारी लैंडिंग से मैदान हिल गया और फर्श टूट गया। वरिष्ठ भाई येमो। जियान मेंगर ने उसकी ओर देखा। आप क्या कर रहे हैं? जूनियर सिस्टर। येमो ने जियान मेंगर की ओर एक नजर डाली। ग्रेट मास्टर और मैं आज यहाँ तलवार मंडप मास्टर के अभियान के लिए आपकी उत्कृष्ट प्रस्तुति देखने के लिए आए हैं। इसके बजाय आपको मंच पर अपमानित किया जा रहा है। एक महान मास्टर के रूप में वह अपनी स्थिति के संबंध में आपकी मदद नहीं कर सकती। हालांकि आपके वरिष्ठ भाई के रूप में मैं बस खड़ा होकर नहीं देख सकता।
उसके बाद येमो ने फिर से जियान वुशुन को देखा और गहरी आवाज में कहा, जियान वुशुन, एक पुरुष के रूप में क्या आपको एक महिला को धमकाना उपलब्धि की भावना देता है? एक महिला। जियान वुशुन अपनी हंसी रोक नहीं सका। जब उसने मुझे 2 महीने पहले एक अविस्मरणीय सबक सिखाया था तो मैं नहीं कह सकता था कि वह एक महिला थी, कि दुनिया में ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तुम सही हो। येमो ने सिर हिलाया, ठंडी आवाज में गुनगुनाया, जैसा कि तुमने कहा, इस दुनिया में केवल ताकत ही मायने रखती है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास के साथ बताऊंगा कि मेरी छोटी बहन, साथ ही महान गुरु के शिष्यों को धमकाना आसान नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम एक संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति और घृणित बदमाश हो। जैसे ही आवाज गिरी, येमो से एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित हुई। आध्यात्मिक शक्ति जियान मेंगल द्वारा उत्सर्जित चरम गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र। येमो पहले से ही असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? उसकी उम्र कितनी है? वह हमारी उम्र का ही दिखता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास इतना ऊंचा कैसे हो सकता है? ये पहले से ही आश्चर्यजनक था कि जियान मेंगल ने 16 साल की उम्र में गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र हासिल किया। उसके वरिष्ठ भाई का तो कहना ही क्या। ड्रिल ग्राउंड तुरंत ही विस्मय से भर गया। शुई हानिक्सिन तियानयुआन तलवार संप्रदाय में वास्तव में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। बाई चोंग ने शुई हानिक्सिन को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। मेरे तियानयुआन तलवार संप्रदाय के मजबूत होने का कारण यह है कि हमारे समृद्ध संसाधनों से आकर्षित प्रतिभाशाली शिष्यों की कई पीढ़ियां वहां एकत्रित होती रहती हैं। मेंगल प्रतिभा में शीर्ष पर है, लेकिन वह सबसे मजबूत नहीं है, शुई हानिक्सिन ने कहा। लेकिन आपके शिष्यों का व्यवहार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है ना? जिस क्षण जियान मेंगल को हराया गया, वह बाहर कूद गया। अगर जियान वुशुन को हराया गया तो क्या तियानयुआन तलवार संप्रदाय के आपके सभी शीर्ष शिष्य उसकी मदद करने के लिए बाहर कूद पड़ेंगे? बाई चोंग ने ठंडी आवाज में कहा। तो क्या हुआ? मेरे तियानयुआन तलवार संप्रदाय में वास्तव में कई प्रशिक्षु हैं। इसके अलावा वह भी 16 साल का है, जियान वुशुन की ही उम्र का। उन दोनों का लड़ना उचित है, शुई हानिक्सिन ने कहा और हंस पड़ी। यह अलग है। बाई चोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि वे एक ही उम्र के हैं, लेकिन उनकी साधना अलग अलग है। जबकि आपके शिष्य को तियानयुआन तलवार संप्रदाय से शीर्ष संसाधन मिलते हैं, जिसमें तलवारबाजी में साधना विधियां, गोल्ड कोर्ट क्षेत्र के शिखर पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, साथ ही तियानयुआन तलवार संप्रदाय के कुछ मजबूत शिष्य शामिल हैं। जियान वुशुन ने ये सब खुद से सीखा है। वे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो फिर दोष किसका है? वह खुद ही है। पीला पड़ते हुए शुई हानिक्सिन ने बाई चोंग की ओर एक नजर डाली और धीमी आवाज में बोली, बाई चोंग, जियान वुशुन का आपसे कोई लेना देना नहीं है। वह स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन से है और आप ग्लैडिएटर एरेना के सुपरवाइजर हैं। यहाँ तक कि स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन मास्टर ने भी इस शिष्य को बाहर कूदने की अनुमति दी। आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? बाई चोंग अचंभित होकर स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन से आए विशेषज्ञों को देखने से खुद को रोक नहीं सका। वे या तो रेड मार्शल हॉल के एल्डर थे या पिल रिफाइनिंग रूम के कीमियागर, सिवाय जियान शिनहोन के। लेकिन स्वॉर्ड पवेलियन के लोग यहाँ नहीं थे। रेड मार्शल हॉल और पिल रिफाइनिंग रूम के लोगों ने जियान वुशुन का समर्थन नहीं किया। जहां तक जियान शिनहोन का सवाल है, वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। हालांकि जब उसने शुई हानिक्सिन पर ठंडे चेहरे को देखा तो उसने अपने शब्द निगल लिए, क्योंकि वह बता सकता था कि शुई हानिक्सिन क्रोधित थी। अगर उसने इस समय जियान वुशुन का समर्थन किया तो वह तलवार मार्क्विस हवेली के नाम पर तियानयुआन तलवार संप्रदाय में महान शक्ति रखने वाले एक बुजुर्ग को नाराज कर देगा। इसलिए उन्होंने अपनी बात को निगलने का निर्णय लिया। बाई चोंग कुछ नहीं कह सका क्योंकि स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन के लोग भी उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। वह किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे दोषी ठहरा सकता था? असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में आध्यात्मिक शक्ति येमो से अखाड़े पर आए। इसने मार्क्विस हवेली के शिष्यों को तनावग्रस्त महसूस कराया। असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र। जियान वुशुन को आश्चर्य हुआ। असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र जियान मेंगल की तुलना में उच्च स्तर का है। येमो बहुत समय पहले शुई हानिक्सिन का प्रशिक्षु बन गया था। इसके अलावा वह साधना विधियों और गुप्त तलवार कलाओं के साथ तियानयुआन तलवार संप्रदाय में प्रशिक्षण ले रहा है। उसकी तलवारबाजी जियान मेंगल की तुलना में अधिक उत्कृष्ट होनी चाहिए क्योंकि उसकी साधना बहुत मजबूत है। जियान वुशुन ने जियान मेंगल को हराने की पूरी कोशिश की थी। जहां तक येमो की बात है तो उसे बहुत अनिश्चितता महसूस हुई। हालांकि जब उसने शुई हानिक्सिन की ठंडी निगाहों और अपने आसपास के सभी लोगों के जटिल भावों को देखा तो उसे लगा कि उसे येमो से लड़ना होगा। मुझे लड़ाई से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं कभी मना नहीं करना चाहता था। तो चलो शुरू करते हैं। जियान वुशुन ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी थोड़ी संकुचित आंखों में थोड़ा पागलपन दिखा। आत्मा भक्षण, गुप्त कौशल। हम शून्य पागलपन से कांप उठा। जियान वुशुन का शरीर एक अंधेरे छेद में बदल गया था जो किसी भी चीज को पकड़ने में सक्षम था। ब्रह्मांड की सभी चीजों से प्राकृतिक शक्ति आश्चर्यजनक गति से उसके पास आ रही थी। जैसे ही प्राकृतिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जियान वुशुन की आत्मा उग्र हो गई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग के शिखर पर ही थी, लगभग गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में। हालांकि अब उनकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना दिव्यपथ के 8वें स्वर्ग से आगे बढ़कर दिव्यपथ के 9वें स्वर्ग में पहुंच गई। उसी समय एक चुभने वाले दर्द ने जियान वुशुन के चेहरे को विकृत कर दिया। अंत में जब यह आत्मा भक्षण गुप्त कौशल चरम पर पहुंच गया तो उसके शरीर में दर्द भी चरम पर पहुंच गया। आध्यात्मिक शक्ति की उसकी साधना उस समय दिव्यपथ के 9वें स्वर्ग तक पहुंच गई। अपने दांत पीसते हुए जियान वुशुन का चेहरा विकृत हो गया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, शून्य में एक रोशनी भर गई। जियान वुशुन ने बहुत अहंकार और हट के साथ बात की जो लोगों के दिलों में गूंज उठी। आप तियानयुआन तलवार संप्रदाय से ये मोह है ना? अगर आपको आश्वस्त होने की जरूरत है तो मैं आपको अपनी मुट्ठियों से मना लूंगा। टकराना। जियान वुशुन ने आध्यात्मिक शक्ति को प्रज्वलित किया जो असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र से मेल खा सकता था। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल को लागू करते हुए उनकी साधना तुरंत दिव्यपथ के 9वें स्वर्ग के शिखर तक पहुंच गई। उनकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति लगभग गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र से मेल खा सकती है। स्वर्गीय सृजन कौशल के लाभों के कारण दिव्यपथ के 9वें स्वर्ग के शिखर में सामान्य योद्धाओं के लिए असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर के समान ही शक्ति थी।
यहाँ क्या हुआ? उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो गई? वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वे आश्चर्यचकित थे कि जियान वुशुन अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। हालांकि अगर वे फर्श के नीचे देखते तो पाते कि जियान वुशुन के 100 मीटर के दायरे में सभी जीव मर चुके थे। क्या वह वास्तव में अपनी ताकत बरकरार रख रहा है? जियान मेंगर जो ड्रिल ग्राउंड की ओर पीछे हट गया था, जब उसने पीछे से आक्रामक आकृति को देखा तो वह डर से कांप उठा। जियान वुशुन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी निर्दयी निगाहें येमो पर टिकी थीं। उसे पता था कि आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का उपयोग करने से उसके शरीर को बहुत नुकसान हो रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ उसके शरीर में दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना था, मारना। जियान वुशुन ऊंचा उठ गया और लंबी तलवार एक भयावह शक्ति में बदल गई। गुनगुनाहट। तलवार की रोशनी चमक उठी, ठंडी और चमकदार। यह अभी भी बेनामी तलवार कला रक्त छाया का पहला कदम था। जियान वुशुन ने एक ही चाल में जियान मेंगर को हरा दिया। तलवार कला की असाधारण गति ने सभी को चकित कर दिया और वर्तमान गति स्पष्ट रूप से जियान वुशुन की बढ़ती हुई साधना के कारण अधिक तेज थी। ये सोचने के लिए बहुत तेज है। येमो ने उल्लेखनीय महान भावना के साथ गुनगुनाया और एक शानदार तलवार की रोशनी प्रकट हुई। येमो ने असीम स्वर तलवार कला का प्रयोग किया था, लेकिन येमो ने जियान मेंगर की तुलना में असीम स्वर तलवार कला का अधिक लचीले ढंग से उपयोग किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान मेंगर ने अभी अभी असीम स्वर तलवार कला का प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। येमो त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में तलवार कला का अध्ययन करते हुए बड़े हुए थे। जाहिर है कि तलवार कला के प्रति उनकी समझ का स्तर अलग था। यह अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के दानव और हत्या के राजा के बीच लड़ाई थी। हालांकि जियान वुशुन की पहली चाल रक्त छाया शानदार तलवार की रोशनी से टकरा गई, बजाय इसके कि वह उसके चारों ओर जाए, जिससे ये दो मजबूत शक्तियां भड़क उठीं। ये स्पष्ट था कि जियान वुशुन की पहली चाल ब्लड शैडो का लाभ इसकी अद्भुत गति थी, लेकिन ताकत और शक्ति के मामले में यह अभी भी असीम स्वर्ग तलवार कला से पीछे था। इन दो तलवारों की टक्कर के बाद ठंडी और चमकदार तलवार की रोशनी तेजी से काली हो गई और उसके बाद भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये काम नहीं किया। जियान वुशुन निराश था। आपकी तलवार कला का लाभ गति में है, लेकिन इसमें ताकत की कमी है। मेरी छोटी बहन केवल कुछ समय से ही असीम स्वर्ग तलवार कला का अभ्यास कर रही है, इसलिए उसे इसकी गहरी समझ नहीं थी। इसी वजह से उसकी हार हुई। मैं बहुत बेहतर हूँ। येमो का रूप निर्दयी था और उसने धीमी आवाज में कहा, जियान वुशुन, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी तलवार कला बहुत तेज है ना? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गति क्या होती है। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, येमो एक बहती हुई रोशनी में बदल गया। वाह! येमो अपनी तलवार की रोशनी के साथ तेजी से जियान वुशुन के सामने आया। शरीर और तलवार दोनों बहते हुए प्रकाश के समान थे। कितनी जल्दी! ये बहुत तेज है। मार्क्वेस के भवन में शिष्यों का एक बड़ा समूह आश्चर्यचकित था। ये त्यानयुवान तलवार संप्रदाय की 4 सर्वश्रेष्ठ तलवार कलाओं में से एक है, बहती हुई प्रकाश तलवार कला। यह अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। बाइचोन स्टैन में आश्चर्यचकित था। त्यानयुवान तलवार संप्रदाय की 4 परम तलवार कलाएं प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं थीं, इसलिए एक बार उनमें से प्रत्येक का एक निश्चित स्तर तक अभ्यास कर लिया जाए तो वे अत्यंत भयानक हो जाएंगी। जहां तक बहती हुई प्रकाश तलवार कला का प्रश्न है, इसका लाभ गति था। यह इतनी तेज थी कि तलवार की रोशनी हवा में कई परछाइयों में बदल गई और मुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार की रोशनी उसे बाहर ले जा रही हो। जियान वुशुन की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। जब ये मुखी तलवार कला उसकी ओर आई तो उसने सबसे पहले ऑरोरा तलवार कला का इस्तेमाल किया। ऑरोरा तलवार कला में गति अत्यंत महत्वपूर्ण थी और जियान वुशुन ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। जब तलवार कला का प्रयोग किया गया तो यह अत्यंत तीव्र थी। क्लैंग 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 लगातार कई झड़पें सुनी जा सकती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये की बहती हुई प्रकाश तलवार कला तेज थी। हालांकि जियान वुशुन ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ऑरोरा तलवार कला केवल एक प्रथम श्रेणी की तलवार कला थी, जबकि बहती हुई प्रकाश तलवार कला एक सर्वोच्च तलवार कला थी। इसे त्यानयुवान तलवार संप्रदाय में एक परम तलवार कला के रूप में भी जाना जाता था, जो मुख्य रूप से तलवार सिद्धांत का अध्ययन करता था। इन दोनों तलवार कलाओं के स्तर के बीच एक बड़ा अंतर था, इसलिए भले ही जियान वुशुन ने ऑरोरा तलवार कला में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी वह लाभ हासिल नहीं कर सका। अखाड़े में जियान वुशुन को लगातार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तभी अचानक सामान्य तलवार के वार के बजाय एक भयंकर वार जियान वुशुन की ओर आया। जियान वुशुन ने तुरंत ध्यान दिया। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी लंबी तलवार उठाए। भयंकर तलवार की छाया से टकराते हुए उसका शरीर थोड़ा नीचे की ओर झुका और फिर वह बहुत तेजी से पीछे हट गया। जियान वुशुन, तुम्हारी तलवारबाजी इतनी भी अच्छी नहीं है। येमो ने जियान वुशुन को बेरहमी से घूरा। अगर तुम्हारी ताकत ऐसी है तो लड़ाई खत्म हो गई है। जैसे ही येमो ने बोलना समाप्त किया, अचानक उसके अंदर से एक शक्तिशाली तलवार का सार फूट पड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी तलवार को धीरे धीरे हिलाया। इस हरकत के साथ पीछे से 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली एक बड़ी धुंधली छाया दिखाई दी। लंबी तलवार येमो के साथ साथ चल रही थी। अंततः तलवार कला परिपक्व हो गई। असीम स्वर तलवार कला, पौराणिक युद्धाभ्यास। येमो ने अचानक अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार से वार किया। तलवार की विशाल छाया भी डगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह तलवार दुनिया को 2 हिस्सों में बांट सकती है। शक्तिशाली शक्ति ने भीड़ को बेदम कर दिया। भयानक तलवार का सार लगभग सब कुछ नष्ट कर सकता था। ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अच्छा नहीं है। बाइचोंग अखाड़े में था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसके हाथों में आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। वह जियान वुशुन को बचाने के लिए तैयार था। हालांकि जैसे ही उसने जियान वुशुन की अभिव्यक्ति देखी, वह हिचकिचाने लगा। जियान वुशुन की अभिव्यक्ति बहुत ही सूक्ष्म थी, जिसमें गंभीरता और आश्चर्य के संकेत थे, लेकिन अधिकतर उत्साह था। क्या वह 11वीं चाल का उपयोग करने जा रहा है? जियान वुशुन ने अपनी ओर आती तलवार की तेज रोशनी को देखा। इस समय उसके दिल की गहराई से संकट की गहरी चेतना उभरी। उसने सोचा कि यह तलवार उसे 2 टुकड़ों में कैसे काट सकती है, लेकिन इस अभूतपूर्व जीवन मृत्यु संकट ने उन्हें कुछ महसूस कराया। जीवन मरण के इस क्षण में वह शांत हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या यही है? क्या यह ऐसा है? मुझे अंततः समझ में आ गया कि वह क्या था जिसने मुझे इस शैली का उपयोग करने से रोका था।
ये हत्या की निर्ममता है। यदि तलवार मारने के लिए है तो मुझमें हत्या करने की निर्दयता कैसे नहीं हो सकती। जियान वुशुंग ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने उत्साह की लहर दौड़ गई और उसने ट्रिपल किल तलवार लहराई। ये बेनामी तलवार कला तलवार हत्या आंदोलन का दूसरा कदम था। हुआ, एक चमकदार खूनी तलवार की रोशनी सीधे बाहर निकली। हत्या की मंशा उभरने लगी और बढ़ने लगी। तलवार हत्या आंदोलन। बाय चोंग तुरंत उठ खड़ा हुआ, इस चमकदार खूनी तलवार की रोशनी से दंग रह गया और बोला, निराकार तलवार कला की दूसरी चाल तलवार हत्या आंदोलन। वह इसका अच्छा उपयोग करने में कामयाब रहा। तलवार हत्या आंदोलन। शुई हानिक्सन भी इस बात से आश्चर्यचकित थी। जाहिर तौर पर दूसरी निराकार तलवार कला तलवार हत्या आंदोलन की प्रतिष्ठा को जानती थी। शुई हानिक्सन, जल्दी करो, अपने शिष्य की मदद करो, बाय चोंग ने कहा। अपनी दृष्टि को थोड़ा नीचे झुकाते हुए शुई हानिक्सन ने अखाड़े में दो लगभग टकराती तलवार की रोशनी को देखा और निराशा में आह भरी। वह तेजी से आगे बढ़ी। झनकार। अखाड़े में एक दूसरे से टकराने के बाद दो भयावह तलवार रोशनी ने तुरंत जीत और हार देखी। क्या ये मो अपनी आंखें चौड़ी करके यह विश्वास करना कठिन पा रहा था कि सबसे शक्तिशाली हमला उसकी पूरी ताकत के साथ बिना किसी संघर्ष के पूरी तरह से पराजित हो गया था। फिर चमकदार खूनी तलवार की रोशनी अभी भी अपनी सारी शक्ति को केंद्रित करते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ी। मृत्यु का एक अभूतपूर्व संकट तुरंत ही उन पर छा गया। शुई हानिक्सन की आकृति अचानक आखिरी सेकंड में उसके सामने चमक उठी और खूनी तलवार की रोशनी सिर्फ हाथ हिलाने से गायब हो गई। अखाड़े में सिर्फ पूरी तरह से सन्नाटा रह गया। येमो ने अपने दांतों को भींच लिया। जियान वुशुन को दृढ़ता से देखते हुए उसका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था। उसने अनिच्छा से और असहाय होकर इस हार को स्वीकार कर लिया। आखिरकार उसे साफ पता था कि अगर उसके महान गुरु ने उसे सहारा न दिया होता तो वह मर जाता। तलवार का ऐसा भयानक वार उसके शरीर को आसानी से चीर सकता था। इस समय जियान वुशुन ने येमो को देखा। वह आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का उपयोग करने से बहुत पीड़ा झेल रहा था। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी बेहद क्रूर लग रहा था। ये कौशल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह था। ये थोड़े ही समय में चरम सीमा तक पहुंच गया। BZZZZ आत्मा भक्षण गुप्त कौशल स्वतः ही समाप्त हो गया और जियान वुशुन के चारों ओर की बढ़ती आभा तेजी से फीकी पड़ गई, यहाँ तक कि एक अनदेखी सीमा तक। जियान वुशुन इससे अधिक कमजोर नहीं हो सकता था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इसके विपरीत उसकी आंतरिक दृढ़ इच्छाशक्ति ही स्थिर खड़े रहने का स्रोत थी। जब उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसके हाथ में मौजूद ट्रिपल किल तलवार ठीक शुई हानिक्सन की ओर बढ़ गई। नहीं माने तो लड़ो। बढ़ती तलवार सार अचानक भड़क उठी। ये वह क्षण था जिसने ड्रिल ग्राउंड पर मौजूद सभी दर्शकों को प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे जियान वुशुन इतना कमजोर हो गया था, फिर भी उसके चारों ओर युद्ध की मंशा और तलवार का सार कभी फीका नहीं पड़ा। शुई हानिक्सन का रंग पीला और ठंडा था। वह पहले से ही इस सहायता से अभिभूत थी। जवाबी हमला, ये कैसे संभव है? चूंकि यह जियान वुशुन और जियान मेंगर के बीच संघर्ष से उपजा था, इसलिए येमो ने पराजित जियान मेंगर की मदद की थी, जो बहुत ज्यादा था। एक कथित दूसरी लड़ाई न केवल अत्यधिक थी बल्कि बेहद बेशर्मी थी। तियानयुवान तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक और स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ के रूप में शुई हानिक्सन ने कुछ हद तक अपनी सज्जनता और आत्मसम्मान को बनाए रखा था। मेंगर। शुई हानिक्सन ने पीले चेहरे और स्तब्ध भाव से जियान मेंगर की ओर देखा। उसने कहा, अब से तुम्हारे पास तियानयुवान तलवार संप्रदाय में मेरे साथ साधना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और 3 साल तक बाहर कदम रखने की मनाही है, जिसके दौरान मैं तुम्हें अपने सभी कौशल तुरंत सिखा दूंगी। अचानक जियान मेंगर हैरान रह गई। उसने बहुत उलझन भरी नजर से देखा, लेकिन फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। जियान वुशुन। शुई हानिक्सन ने जियान वुशुन को ठंडे अंदाज में देखा। तुम आज जीत गए। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि मेरे शिष्य को पढ़ाने में कुछ सीमाएं हैं, न कि मेरे तियानयुवान तलवार संप्रदाय में कुछ और असाधारण शिष्यों की कमी है। 3 साल में हम तुम्हारे और मेंगर के बीच एक और प्रतियोगिता देखेंगे। 3 साल में एक और प्रतियोगिता। जियान वुशुन के मुंह के कोने पर एक धीमी सी धूर्त मुस्कान आ गई। उसने जियान मेंगर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर चुपचाप हंसा। जियान वुशुन खुद इस बात से गहराई से वाकिफ था। जियान मेंगर को किसी ऐसे व्यक्ति ने हराया था जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी योग्य नहीं था। आखिरकार उनके बीच की खाई बढ़ने ही वाली थी, क्योंकि वह जो साधना कर रहा था वह स्वर्गीय सृजन कौशल था। चुपचाप मुड़ते हुए जैसे कि जियान मेंगर की कोई उपस्थिति ही नहीं थी, वह धीरे धीरे नीचे की ओर चला गया। किसी भी समय जियान वुशुन से एक बर्फीली आवाज आई जो पूरे ड्रिल ग्राउंड में गूंज उठी। हर कोई नीचे के भारी कदमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जैसे कि हर एक कदम बहुत कठिन था। हर कोई महसूस कर सकता था कि मौजूदा तलवार का सार प्रत्येक कदम के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। आजकल दर्शकों के नजरिए से जियान वुशुन में अनायास ही कुछ अनोखी बात समा गई है। कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि यह वास्तव में क्या था। जैसे ही जियान वुशुन की आकृति धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गई, वे सभी उस मजबूत उड़ती तलवार के सार को देखकर चकित रह गए। कोई शब्द नहीं थे, केवल मौन था। अखाड़े के टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 आकृतियां स्थिर खड़ी थीं। चारों वरिष्ठ बहुत बूढ़े लग रहे थे। भूरे बालों वाले नेता ने एक लंबा लबादा पहना हुआ था। तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग। लंबे लबादे वाले वरिष्ठ नेता प्रभावशाली एल्डरहोंग थे। ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर तलवार मंडप के लिए एक निर्णायक समय पर जियान वुशुन ने 4 बुजुर्गों को निराश नहीं किया, यहाँ तक कि चमत्कार करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित भी हो गया। उसने केवल 2 महीने की साधना के साथ जियान मेंगर को हरा दिया था। ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि निश्चित रूप से तलवार मंडप के भीतर, यहाँ तक कि इन चारों के लिए भी एक बड़ा झटका थी। हालांकि 4 बुजुर्ग पहले से कहीं अधिक उदास स्थिर खड़े रहे। उनके मुरझाए चेहरों पर खुशी की जगह गहरी आशंकाएं उभर आईं। धीमी आवाज में एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, मुझे लगता है कि तुमने इसे देखा है। हम सिर हिलाते हुए एल्डरहोंग ने जियान वुशुन की पीठ पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी आंखें कभी भी उससे हट नहीं रही थीं। शारीरिक और मानसिक रूप से थके होने के बावजूद वह अभी भी दृढ़ और तनावग्रस्त खड़ा है। तलवार का सार ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन कभी नहीं फैलता। तलवार आत्मा का जागरण, हमारे मंडप मास्टर के समान। बिल्कुल। एक बार जब उन्होंने तलवार आत्मा का जागरण सुना तो उनके चेहरे पर अचानक सम्मान और गंभीरता आ गई।
इस बीच एल्डरहॉर्न ने विशाल आकाश की ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त किया कि पहले धूप वाला दिन अब किसी तरह अंधकार की झलक कैसे दिखा रहा था। एल्डरहॉर्न ने अपना हाथ ऊपर उठाया, ऊपर की ओर फैले ब्रह्मांड को ढांकते हुए, और धीरे से कहा, ओह, ये बदलने वाला है। वार्षिक तलवार मार्क्विस टोकन युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध में असाधारण प्रतिभा वाली जियान मेंगर, जिसके जीतने की सभी को उम्मीद थी, ने असाधारण प्रतिभा दिखाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि वह किसी और के सामने पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी। 2 महीने पहले जियान वुशुंग एक प्रतिभाहीन सामान्य व्यक्ति था, लेकिन अब सिर्फ 2 महीने बाद वह युद्ध में विजेता बन गया था। उसने न सिर्फ जियान मेंगर को हराया, बल्कि उसने जियान मेंगर के वरिष्ठ भाई येमो को भी हराया, जिसने असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र हासिल किया था। एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक राक्षस से भी अधिक। पूरा स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन और यहाँ तक कि पूरा बशुई कमांड्री उसके बारे में बड़े चाव से बात कर रहे थे। बशुई कमांड्री काउंटी में एक बूढ़ा आदमी ग्रे रंग की पोशाक पहने हुए और चांदी जैसे सफेद बालों के साथ सड़कों पर अकेले चल रहा था। वह एल्डरहॉर्न था। वह एक सुनसान गली में आया। इस गली में एक जर्जर शराब की दुकान थी जो सालों से थी, लेकिन यहाँ कोई भी शराब खरीदने नहीं आता था। पूरी शराब की दुकान में केवल एक ही व्यक्ति था, मालकिन। एल्डरहॉर्न शराब की दुकान में चले गए और काउंटर के पीछे खड़ी मालकिन को देखा। बिना कुछ कहे वे सीधे प्रतीक्षा करने के लिए भीतरी हॉल में चले गए। थोड़ी देर बाद शराब की दुकान की मालकिन, बूढ़ी औरत, शालीनता से अंदर आई। अंधे बूढ़े आदमी, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है? 2 साल। अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराई। मैं आज यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ, एल्डरहॉर्न ने गरिमा के साथ कहा। तुम जब खाली थे तब क्यों नहीं आए? तुम थोड़े कृतघ्न हो, महिला ने कमजोर मुस्कान के साथ यह कहा और फिर पूछा, क्या बात है? एल्डरहॉर्न ने गहरी सांस ली और कहा, युवा गुरु ने तलवार आत्मा को जागृत कर दिया है। क्या? कुछ देर पहले वह महिला बहुत शांत थी। उसका चेहरा तुरंत बहुत गंभीर हो गया। जियान वुशुन को बहुत आश्चर्य होता अगर उसने एल्डरहॉर्न द्वारा प्रयुक्त शब्द सुना होता। उन्हें हमेशा यंग पेविलियन मास्टर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वे यंग मास्टर बन गए थे। तलवार की आत्मा, तलवार के पूर्वज की आत्मा। महिला ने गंभीरता से कहा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मास्टर द्वारा तलवार की आत्मा को जगाने के बाद युवा मास्टर ने भी अपनी तलवार की आत्मा को जगा लिया। पिता और पुत्र दोनों ने एक साथ तलवार की आत्मा को जगाया। ये लगभग अकल्पनीय है। यह अविश्वसनीय है, लेकिन ऐसा हुआ, एल्डरहॉर्न ने कहा। हालांकि तलवार आत्मा को जागृत करने के बहुत लाभ हैं, लेकिन इसके साथ बुरी संगत भी है। अगर मैं सही हूं, तो अब उस युवा मास्टर की तलवार आत्मा जागृत हो गई है। उस जगह के लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जान जाएंगे और वे जल्द ही युवा मास्टर को मारने के लिए आएंगे। युवा मालिक को मार डालो, ठीक वैसे ही जैसे उस साल उन्होंने मालिक के साथ किया था। महिला की आंखों में हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। हाँ, तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एल्डरहॉर्न की आवाज गंभीर थी और उन्होंने तुरंत अपने हाथ से एक पत्र निकाला। तुरंत जाओ और यह पत्र गोल्डन ड्रैगन पैलेस में मौजूद व्यक्ति को भेज दो। उसे जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए। हाँ, उसने गंभीरता से सिर हिलाया और पत्र ले लिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के चल पड़ी। इस बीच तियानयान प्रांत में किंगडोन कमांड्री एक थोड़े गुप्त कक्ष में थी। मोमबत्ती की रोशनी में बैंगनी कोट वाला एक आदमी उसके सामने बैठा हुआ गंभीरतापूर्वक सीलबंद पत्र पढ़ रहा था। अचानक कक्ष का दरवाजा खुला और काले कपड़े पहने एक आदमी तेजी से भागता हुआ अंदर आया। हॉल मास्टर, एक जरूरी आदेश है। काले लिबादे वाले आदमी ने आदरपूर्वक उसे एक पत्र दिया। उसने पत्र खोला। सबसे पहले उसने खून के रंग का एक टोकन देखा। टोकन पर साफ लाल रंग से एक शब्द लिखा था, मार डालो। एक लाल रंग का मार आदेश। आदमी आश्चर्यचकित था। वह जिस संगठन से जुड़ा था वह बेहद शक्तिशाली था। तियानजोग राजवंश में हर जगह संगठन का नाम सुनकर लोग डर जाते थे। शीर्ष स्तर के लोगों को संगठित करने के लिए कई आदेश थे, जैसे कांस्य, रजत और स्वर्ण हत्या आदेश। लेकिन स्कारलेट किल कमांड संगठन का सर्वोच्च आदेश था। केवल उनके संगठन का रहस्यमय नेता ही इसे जारी कर सकता था। स्कारलेट किल का मतलब था कि यह काम बिना किसी कीमत के किया जाना चाहिए, बशर्ते वे दुश्मन को मार सके, भले ही लक्ष्य की हत्या करने के लिए भेजे गए सभी विशेषज्ञ मर जाएं। संगठन के निर्माण के बाद से स्कारलेट किल कमांड केवल कुछ ही बार दिया गया था। आदेश पारित करो। सिल्वर मास्क स्तर से ऊपर के सभी हत्यारों को तुरंत वापस बुलाओ, चाहे वे अभी कुछ भी कर रहे हों। भले ही उन्होंने कोई कार्य स्वीकार कर लिया हो, उन्हें कार्य तुरंत छोड़ देना चाहिए या उसमें देरी करनी चाहिए। यदि कोई भी इस आदेश को प्राप्त करने के 3 दिनों के भीतर वापस नहीं आया तो उसे मार दिया जाएगा। आदमी ने व्यंग्य किया। हाँ, काले लिबादे वाले आदमी ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। वह पत्र को देखता रहा। बाशुई कमांडर स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन जियान वुशु, आज से हम अपने लक्ष्य की हरकतों पर कड़ी नजर रखेंगे। हमें अपनी चाल चलने से पहले उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। तलवार मार्क्विस हवेली। लड़ाई खत्म हुए 5 दिन हो चुके थे। पिछले 5 दिनों के दौरान स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में 2 महान घटनाएं घटित हुई। पहली बात यह थी कि मेंशन मास्टर जियान शिनहोन ने जियान वुशुन को नया तलवार मंडप मास्टर नियुक्त किया था। कोई भी हैरान नहीं था। आखिरकार 2 महीने पहले जियान शिनहोन ने जियान मेंगर को तलवार मंडप मास्टर के रूप में नियुक्त किया था। वह टोकन युद्ध के बाद आधिकारिक समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस लड़ाई के दौरान जियान मेंगर को जियान वुशुन ने सीधे कई लोगों के सामने हराया था। साथ ही जियान वुशुन खुद तलवार मंडप से संबंधित था। उसकी तलवारबाजी अद्वितीय थी और उसने जियान मेंगर की तुलना में अधिक विश्वसनीय तरीके से तलवार मंडप मास्टर के रूप में पदभार संभाला। दूसरी बात यह है कि यह रेड मार्शल हॉल का महान बुजुर्ग था। जियान लेन ने लड़ाई के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और दूर दूर तक यात्रा करने के लिए स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन छोड़ दिया था। इससे स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में काफी हलचल मच गई, लेकिन ये समझ में आने वाली बात थी। युद्ध के बाद उसकी प्रतिभा के कारण किसी ने भी जियान मेंगर से कुछ नहीं कहा था। वह अपने महान गुरु के साथ तियान युवान तलवार संप्रदाय में गई और साधना की। लेकिन जियान लेन तलवार मार्क्विस हवेली में एक मजाक था और बहुत से लोग उसके प्रति चुपके से व्यंग्य करते थे। जियान लेन को पता था। उसने दृढ़ता से महान बुजुर्ग के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तलवार मार्क्विस हवेली छोड़ दी। यह एक अच्छा विकल्प था। आंगन में जियान वुशुन अकेले तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था।
तलवार की रोशनी घूम रही थी और यह भ्रामक थी। काफी देर तक जियान वुशुन अपनी तलवार लेकर खड़ा रहा। 5 दिन हो गए हैं लेकिन मेरा शरीर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, जियान वुशुन ने चुपके से कहा। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल ने उसके शरीर को इतना नुकसान पहुंचाया था कि तब से वह अत्यधिक कमजोर अवस्था में था। वह अभी तक अपनी चरम अवस्था में वापस नहीं आया था। ठीक है, जियान वुशुन ने अचानक अपना सिर उठाया और आंगन की ओर देखा। 4 बूढ़े व्यक्ति अंदर आए, तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग जिनका नेतृत्व एल्डरहोन कर रहे थे। एल्डरहोन, सीनियर युआन, सीनियर किंग, सीनियर ली, जियान वुशुन ने तुरंत पुकारा। युवा पेविलियन मास्टर। 4 महान बुजुर्ग जियान वुशुन के सामने चले गए। फिर एल्डरहोन ने कहा, हम आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ हैं। अगर आपने जियान मेंगर को नहीं हराया होता तो स्वॉर्ड पवेलियन रेड मार्शल हॉल के हाथों में चला जाता। सीनियर युआन ने कहा, हाँ, आप शानदार थे यंग पेविलियन मास्टर। यह आश्चर्यजनक था कि आपको जियान मेंगर से आगे निकलने में केवल 2 महीने लगे। आप निश्चित रूप से पेविलियन मास्टर के बेटे हैं। सीनियर किंग ने गर्व से कहा, जब मैंने सुना कि आप यंग पेविलियन मास्टर जियान मेंगर के साथ लड़ाई करेंगे तो मुझे यकीन था कि आप उसे हरा सकते हैं। सीनियर ली ने तुरंत उसे मना कर दिया, तुम्हारी हिम्मत है ऐसा कहने की? तुम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि यह असंभव है। 4 महान बुजुर्गों की बातें सुनकर और उन्हें एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखकर जियान वुशुन मुस्कुराया। उसका दिल संतुष्टि से भर गया। लेकिन उस समय एल्डरहोन ने उसकी ओर देखा और कहा, युवा मंडप मास्टर, आपने कठिन समय में अच्छा काम किया। आपने हमारे लिए तलवार मंडप को एक साथ रखा। लेकिन अब आप जा रहे हैं। छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? जियान वुशुन हैरान था। गंभीर चेहरे के साथ एल्डरहोन ने कहा, आप स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। जियान वुशुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि एल्डरहोन चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, अपनी बकवास बंद करो। जैसे ही जियान वुशुन ने मुड़कर चारों ओर देखा, एक हरे कपड़े वाली महिला उसके पीछे दिखाई दी। हरे कपड़े पहने वह महिला सुंदर थी। उसके बाल काले थे और चेहरे पर घूंघट था। हालांकि लोग उसका असली रूप नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी आंखों को देखकर ही पता चल जाता था कि वह महिला बहुत सुंदर है। हरे कपड़े पहने महिला आकर्षक लग रही थी। हालांकि उसके शरीर से हल्की सी गंध आ रही थी। सारी अच्छाई खत्म हो चुकी थी। जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आप कौन है? उसे यकीन था कि उसने इस महिला को कभी नहीं देखा था। एल्डरहोन ने हरे कपड़े वाली महिला को देखा और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि बाकी लोगों को तैयार रहना चाहिए। हाँ, उसने सिर हिलाया और जियान वुशुन की ओर कदम बढ़ाया। इतना कुछ कहने के लिए समय नहीं है। तुम मेरे साथ तुरंत आओ, तुम्हारे पीछे। जियान वुशुन ने सतर्कता दिखाई और तलवार का सार उसके शरीर में इकट्ठा होने लगा। बेवकूफी भरी बात है। महिला हंसी और इधर उधर चली गई। महिला ने अपनी हथेली से उसके माथे को थपथपाया, लेकिन जियान वुशुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस समय एक राजसी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई। इसने उसके 8 अतिरिक्त चैनलों को अवरुद्ध कर दिया और फिर उसके हाथों को जकड़ लिया। जियान वुशुन विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। जियान वुशुन भयभीत था। गोल्ड कोर। उसने कम से कम गोल्ड कोर की खेती तो की है, वह गोल्ड कोर दायरे की विशेषज्ञ भी हो सकती है। एल्डरहोन ने ऊंची आवाज में कहा, युवा पेविलियन मास्टर, आप उसके साथ जा सकते हैं। वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जियान वुशुन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अचानक धमाका। पीछे से एक भयानक गर्जना आई, जिसके तुरंत बाद बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। तुम कौन हो? मेरी स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में इतनी बुरी तरह से व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक आवाज तुरंत आसमान में गूंजी। जियान वुशुन ने उस आवाज को पहचान लिया। ये तलवार मार्क्वेस हवेली मास्टर जियान शिनहुन था। वे आ रहे हैं, हरे कपड़े वाली महिला ने कहा, जिसने पहले ही जियान वुशुन को अपनी पीठ के पीछे रख लिया था। मैं उसे ले जाऊंगी और बाकी सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगी। हम चारों तैयार हैं। एल्डरहोन और अन्य 3 महान बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और प्रत्येक ने एक स्कारलेट पिल निकाली। उन्होंने स्कारलेट पिल को निगलने में संकोच नहीं किया। अंधा बूढ़ा आदमी। एक और व्यक्ति आंगन में आया, एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला। वह उस शराब की दुकान की मालकिन थी जहां एल्डरहोन पहले गए थे। जियू जुन, ये देखकर कि कोई अंदर आया है, एल्डरहोन घबरा गए। महिला मुस्कुराई और कुछ नहीं कहना है। मुझे एक स्कारलेट पिल दे दो। एल्डरहोन ने भौहें सिकोड़ी। नहीं, क्या तुम तैयार नहीं हो या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? महिला जियू जुन मुस्कुराई और फिर एक स्कारलेट पिल निकाली। सौभाग्य से मैंने अपने लिए एक तैयार किया है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने एल्डरहोन के हाव भाव पर ध्यान दिए बिना ही उसे जल्दी से निगल लिया। एल्डरहोन ने आह भरते हुए कहा, जियू जुन, तुम ऐसा क्यों करोगे? अंधे बूढ़े आदमी, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा अंधा बूढ़ा आदमी क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम नहीं देख सकते कि मैं इतने सालों से तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता रहा हूँ। जियू जुन मुस्कुराया, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हम वास्तव में एक साथ नहीं रहे हैं, कम से कम हम एक साथ मर तो सकते हैं। एल्डरहोन ने जियू जुन को गहराई से देखा और भारी स्वर में सिर हिलाया। तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों और जियू जुन ने एक स्कारलेट गोली निगल ली थी। 5 लोगों के आसपास का आभामंडल तुरंत बढ़ गया, सीधे एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। गोल्ड कोर। 5 लोग प्राइमोर्डियल गोल्ड कोर दायरे तक पहुंच चुके थे। एल्डरहोन की आभा सबसे मजबूत थी, जो गहन गोल्ड कोर दायरे के बिंदु तक पहुंच गई थी। ये जियान वुशुन पूरी तरह से उलझन में था। क्या हो रहा है? क्या बात? स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में कौन घुसा? घूंघट वाली हरी पोशाक वाली महिला कौन है? चारों बुजुर्गों ने किस तरह की गोली निली? उनकी ताकत अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये गोली क्यों निली? ऐसा क्यों लग रहा है कि वे मरने वाले हैं? जियान वुशुन के मन में बहुत सारे संदेह थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। ये सब कुछ अचानक हुआ, इसका कोई संकेत भी नहीं था। जीवयू, मैं युवा स्वामी को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। एल्डरहोन लाल हो गए और उनकी आंखों में पागलपन का भाव था। जीवयू ने 5 लोगों की ओर देखा। हरे कपड़े वाली महिला के मुंह से 2 शब्द निकले जो बहुत भारी थे।
अपना ध्यान रखना। अपनी बात समाप्त करने के बाद जीवयुए ने पीछे मुड़ने में संकोच नहीं किया और जियान वुशुन को पूरी गति से दूर ले गई और स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली से बाहर निकल गई। जैसे ही जीवयुए मुड़ी और चली गई, स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में क्रोध की एक व्यापक गर्जना गूंज उठी। हाँ, तुम ब्लड फेदर टॉवर कमीनो, नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, तुम 5 बूढ़े लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? उन्हें मार डालो, मार डालो। क्रोध की गर्जना गूंजने लगी। पूरा स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन एक भयानक युद्ध में फंस गया। आध्यात्मिक शक्ति की घातक मात्रा पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब ये सब हो रहा था, जियान वुशुन पूरी तरह से असमंजस में था। आखिर ये क्या हो रहा है? जब स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में उथल पुथल मची हुई थी, तब ग्लैडिएटर एरेना में कुछ घटित हुआ। सर, काले कपड़े पहने एक नौकर उत्सुकता से बाई चोन के पास आया और उसे एक नोट दिया। नोट पर एक नजर डालने के बाद बाई चोन का चेहरा गंभीर हो गया। नोट पर कुछ प्रभावशाली शब्द लिखे थे। जियान वुशुन खतरे में है, कृपया उसे बचाने के लिए जल्दी से सीमा से 10 मील दूर ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट में आए। फिर बाई चोन ने हस्ताक्षर को देखा। मुस्कुराओ जी वुमिंग, जी वुमिंग। बाई चोन की आंखों में डर का भाव दिखा और फिर उसने तुरंत आदेश दिया, सभी सुनहरे वस्त्र पहने नौकर अभी मेरे पीछे आए। कुछ ही क्षण बाद ऊर्जा से भरपूर 7 आकृतियां ग्लेडिएटर एरेना से बाहर निकली। इन 7 में से प्रत्येक व्यक्ति गोल्ड कोर दायरे तक पहुंच चुका था। इनमें से नेता बाई चोन गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर था। शांतिवन सीमा से 10 मील दूर कई आकृतियां पेड़ों की चोटियों पर चुपचाप खड़ी प्रतीक्षा कर रही थीं। वे आ रहे हैं, एक मोटे आदमी ने कहा, जिसके सिर पर बिखरे बाल थे। उसने अपनी आंखों से उनका पीछा किया। वूश, जी वयुए एक बड़े पेड़ के शीर्ष पर प्रकट हुई। उसके ठीक पीछे जियान वुशुन था। जी वयुए ने उदासीनता से कहा, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। जी वयु, आपने हमें पहले नहीं बताया कि हमारा काम ब्लड फेदर टॉवर के खिलाफ लड़ना था, एक अलग और दुबले पतले युवक ने कहा। कार्य पूरा करने के बाद आपको 2 गुना इनाम मिलेगा। जी वयुए ने अपनी ठंडी और उदास आंखों से चारों ओर देखा। ठीक है। अचानक विशेषज्ञ, जो पहले असंतुष्ट थे, अपनी आंखों में इच्छा के साथ अपना सिर हिला रहे थे। मुझे आप लोगों से ब्लड फेदर टॉवर के विशेषज्ञों को यथासंभव लंबे समय तक रोकने की आवश्यकता है। मैंने आपके लिए कुछ अतिरिक्त सहायक भी ढूंढ लिए हैं। ऐसा कहने के बाद जी वयुए ने आसमान की ओर देखा, जहां 7 आकृतियां तेजी से उनकी ओर आ रही थीं। गोल्डन ड्रैगन पैलेस से गोल्डन ड्रैगन गार्ड। जब बाई चोन ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट में आया तो उसने न केवल पेड़ों की चोटी पर उन असाधारण आकृतियों को देखा, बल्कि उनकी तर्जनी उंगलियों पर सोने की अंगूठियां भी देखी। उनमें से प्रत्येक ने एक सोने की अंगूठी पहन रखी थी, जो गोल्डन ड्रैगन गार्ड का प्रतीक थी। सर बाई चोन, उनके आगमन को देखकर जियान वुशुन को सुखद आश्चर्य हुआ, भले ही वह जी वयुए के पूर्ण नियंत्रण में था। जियान वुशुन, बाई चोन ने उसकी ओर देखा और फिर जी वयुए को अचानक अजीब नजरों से देखा। क्या आप जी वुमिंग हैं? नहीं, आप वह नहीं हैं। आप जी वयुए हैं। हाँ, यह मैं ही हूँ। जी वयु ने सिर हिलाया और सख्ती से कहा, बाई चोन, जब मेरी बड़ी बहन जीवित थी तो वह तुम्हारे प्रति बहुत दयालु थी और मेरे बहनोई ने भी तुम्हें अपना विश्वासपात्र माना था। अब उनका बेटा खतरे में है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? बाई चोन का चेहरा काला पड़ गया और उसने गंभीर भाव से जियान वुशुन को देखा। उसे अभी ले जाओ। जहां तक ब्लड फेदर टॉवर के लोगों की बात है, मैं कुछ समय के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, बाई चोन ने धीमी आवाज में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसे धन्यवाद देने के बाद जी वयुए ने अपने बगल में खड़े हटे कट्टे आदमी की ओर देखा और कहा, बोप चलो चले। हाँ, मोटे आदमी ने सिर हिलाया और तुरंत जियान वुशुन को लेकर जी वयुए के साथ जंगल में कूद गया। लेकिन जैसे ही वे जंगल में कूदे, आकाश और धरती के बीच एक खिलखिलाती हंसी फूट पड़ी। हाँ, जी वुमिंग, तुम उस छोटे लड़के को कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम मारक दवा नहीं लेना चाहते? सिर्फ मेरे पास ही मारक दवा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो। आवाज में बहुत बुराई थी। शब्द सुनने के बाद जी वयुए को हल्की ठंड महसूस हुई, लेकिन उसने रुकने का इरादा नहीं किया। हंसी के बाद जोरदार गर्जना हुई। ये स्पष्ट था कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। गोल्डन ड्रैगन गार्ड, ग्लेडिएटर एरेना के लोग, हमारी ब्लड फेदर टॉवर को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हंफ, ब्लड फेदर टॉवर के कमीनों, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ग्लेडिएटर एरेना तुमसे डरता है? मारना। युद्ध तुरंत ही गर्जना और चिल्लाहट के साथ शुरू हो गया। जंगल में, क्या ये लोग मुझे मारना चाहते हैं? जब जियान वुशुन ने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उनके पीछे कई काले कपड़े पहने हुए लोग थे। उनमें से ज्यादातर ने चांदी के मुखौटे पहने हुए थे और कुछ ने सुनहरे मुखौटे पहने हुए थे। क्या हो रहा है? वे सभी लोग यहाँ हैं। स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन और एल्डर होम का क्या? जियान वुशुन ने चिंता से चिल्लाया। चुप रहो, जी वयु ने जोर से चिल्लाया। उसने बिना किसी सहानुभूति के कहा, ये लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं। उनके यहाँ आने का मतलब है कि स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन में लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। जहां तक एल्डर होंग और बाकी लोगों की बात है, वे मर चुके हैं। मृत। जियान वुशुन स्तब्ध रह गया। उनमें से सभी 5 ने स्कारलेट पिल्स निगल ली। ये व्यक्ति के जीवन को खाकर उनकी ताकत को तेजी से बढ़ाता है। एक योद्धा अपने जीवन काल में सिर्फ एक स्कारलेट पिल ही निगल सकता है, क्योंकि इसे लेने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या? जियान वुशुन चौंक गया। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि उनकी ताकत पहले इतनी क्यों बढ़ गई थी। उन्होंने एक स्कारलेट पिल निगल ली थी और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई थी। क्यों? जियान वुशुन दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्योंकि तुमने तलवार आत्मा को जगा दिया है और अब चीजें वैसी ही हैं, जी वयु ने कहा। स्वॉर्ड सोल क्या है? जियान वुशुन अभी भी हैरान था। उसे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। ऐसा लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, आपने अभी अभी इसे जगाया है, ये सामान्य है कि आप नहीं जानते। लेकिन भविष्य में जब आपकी ताकत बढ़ेगी तो आप स्वॉर्ड सोल के अस्तित्व को नोटिस करेंगे, जी वयु ने कहा। क्या वे लोग मुझे सिर्फ इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने स्वॉर्ड सोल को जगा दिया है? आखिर स्वॉर्ड सोल क्या है? जियान वुशुन ने दहाड़ते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि स्वॉर्ड सोल क्या है, क्योंकि न तो मैंने और न ही दूसरों ने इसे जगाया है। इसे जगाने वाला एकमात्र व्यक्ति तुम्हारा पिता जियान नंतीन है, जी वयु ने बेपरवाह आवाज में कहा। क्या तुम हमेशा से यह नहीं जानना चाहते थे कि तुम्हारे पिता 4 साल पहले क्यों चले गए और बिना किसी खबर के गायब हो गए?
क्या? जियान वुशुंग ने क्रोधित होकर कहा, क्या इसलिए कि उसने स्वॉर्ड सोल को भी जगा दिया था? हाँ, जी वयू ने सिर हिलाया, लेकिन आप अलग हैं। आपके पिता ने गोल्ड कोर अवधि के दौरान स्वॉर्ड सोल को जगाया था। ब्लड फेदर टॉवर को आपके पिता को मारने में ज्यादा समय नहीं लगा जब उन्होंने सुना कि आपके पिता ने अपनी स्वॉर्ड सोल को जगाया है। लेकिन उन्होंने आपके पिता को कम आंका, जिससे वह संयोग से बच निकलने में सफल हो गए। और फिर आपके पिता को आप और स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन को दोषी ठहराने का डर था, इसलिए वह चले गए और एक भगोड़े की तरह रहने लगे। और अब? जियान वुशुंग ने जल्दी से पूछा। अब तुम्हारे पिता को ब्लड फेदर टॉवर ने पकड़ लिया है। मुझे नहीं पता कि वह जीवित है या नहीं। जी वयू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। तुम्हें केवल अपने पिता की परवाह है। क्या तुम अपनी माँ के बारे में नहीं पूछना चाहते? तुम्हारी माँ? बोलते समय जी वयूए के चेहरे पर अचानक कंपन हुआ और उसकी अत्यंत सुंदर आंखें हिंसा से लाल हो गईं। मेरी माँ? जियान वुशुंग ने उत्साह से पूछा। वह अपने पिता जियान नंतियन के साथ 12 साल की उम्र तक बड़ा हुआ था जब उसके पिता अचानक चले गए और कहीं नहीं मिले। जहां तक उसकी माँ की बात है, उसने उसे कभी नहीं देखा था और उसके पिता ने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया था। अब तक उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ का नाम क्या था। तुम मेरी माँ को जानते हो? जियान वुशुंग बस पूछने ही वाला था, लेकिन अचानक जी वयूए ने उसे सीधे उस मोटे आदमी की ओर फेंक दिया जो उसके बगल में भाग रहा था। वयू, तुम? उस मोटे आदमी ने बहुत जल्दी जियान वुशान को पकड़ लिया और उसी समय जी वयू को देखा। हालांकि उसने जो देखा उससे वह बहुत हैरान हो गया। जी वयू का घूंघट गिर गया था, जिससे उसका भयानक चेहरा सामने आ गया था जो पूरी तरह से पीपयुक्त था, जिसकी सतह पर नीली नसें उभरी हुई थी जैसे कि लाखों कीड़ों ने उसे काट लिया हो। जी वयू पागलों की तरह दहाड़ने लगी और बहुत दर्द में लग रही थी। धिक्कार है, जहर, बू जैसे तगड़े आदमी का चेहरा उदास हो गया। यह न पहले हुआ था, न बाद में, बल्कि अब अचानक हुआ। जियान वुशुंग ने सदमे में जी वयू को देखा। जियान वुशुंग? जी वयू के मुंह से अचानक एक अजीब सी आवाज निकली। सुनो, तुम्हारी माँ जी वुमेन जी कबीले की सबसे बड़ी बेटी थी। 3 साल पहले तुम्हारे पिता को ब्लड फेदर टॉवर ने शिकार बनाया था और कोई दूसरा विकल्प न होने पर वह जी कबीले में भाग गया। तुम्हारे पिता की रक्षा के लिए जी कबीले ने ब्लड फेदर टॉवर के खिलाफ जाकर उनके द्वारा भेजे गए सभी विशेषज्ञों का विरोध किया। अंततः तुम्हारी माँ को मार दिया गया, तुम्हारे पिता को ब्लड फेदर टॉवर ले गया और हमारा जी कबीला खत्म हो गया। सभी परिवारों का कत्लेआम कर दिया गया। मैं ही एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति था जो बच पाया। तो तुम्हें याद रखना होगा, तुम न केवल जियान नंतियन के बेटे हो बल्कि जी कबीले के वंश में मेरे अलावा आखिरी भी हो। तुम्हें अच्छी तरह से जीना होगा और बड़ा होना होगा, अपनी ताकत और क्षमता में सुधार करना होगा ताकि तुम ब्लड फेदर टॉवर को नष्ट कर सको और मेरे पूरे जी कबीले का बदला ले सको। और जी वयू के चेहरे पर पागलपन का भाव था क्योंकि जहर के अत्यधिक दर्द के कारण उसके शब्द लगातार लड़खड़ा रहे थे। तुम्हें तिहरे मारने वाली तलवार रखनी होगी। खैर, तुम्हारे पिता ने कहा था कि यह निशानी है पूर्वजों की। भूमि में प्रवेश करो। अंत तक जी वयूए की आवाज उन्मादपूर्ण हो चुकी थी। जाओ बू, उसे लेकर तुरंत जाओ। जी वयूए अचानक दहाड़कर फिर से चिल्लाए। बू ने जी वयूए की आंखों में गहराई से देखा, फिर जियान वुशुन को अपनी पीठ पर उठा लिया। जाओ चाची, वह मेरी चाची है। जियान वुशुन को आखिरकार समझ आ गया कि जी वयू कौन थी। नहीं, मेरी चाची को ले जाओ, हम साथ चलेंगे। जहर दिए जाने के बाद वयूए तुरंत बेहोशी की हालत में आ जाएगी और वह सभी पर हमला कर देगी। अगर हम उसे अपने साथ ले गए तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा, बू ने धीमी आवाज में कहा। फिर भी हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते, जियान वुशुन चिल्लाया। बू ने अपना चेहरा काला कर लिया और जियान वुशुन की गर्दन के पीछे जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। बेहोश जियान वुशुन को लेकर बू तेजी से उस क्षेत्र से भाग गया। जल्द ही ब्लड फेदर टॉवर से एक बैंगनी कोट में एक आदमी ने जी वयू को पाया जो पागल हो गया था। हाँ, जी वयू, आओ और आज्ञाकारी होकर मेरे पीछे आओ। बूढ़े कमीने एन यन, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। आधे दिन बाद ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट में कत्लेआम अंततः शांत हो गया। युद्ध के मैदान में चारों ओर हड्डियां और लाशें बिखरी हुई थीं और काले वस्त्र और मुखौटे पहने 1 दर्जन से अधिक लोग वहां खड़े थे जिनका नेतृत्व बैंगनी कोट वाला व्यक्ति कर रहा था। 30 से ज्यादा सिल्वर मास्क वाले हत्यारे और 3 गोल्ड मास्क वाले हत्यारे भी लक्ष्य को मारने के लिए काफी नहीं थे। आधे से ज्यादा सिल्वर मास्क वाले हत्यारे मारे गए या घायल हो गए और यहाँ तक कि गोल्ड मास्क वाले हत्यारे में से एक की भी मौत हो गई। इतने सारे नुकसान, इसके लिए आपके पास दिखाने के लिए क्या है? बैंगनी रंग के आदमी का चेहरा भारी हो गया। क्लेटर क्लेटर, काले लिबादे वाला आदमी तुरंत उसके पीछे घुटनों के बल बैठ गया। आदेश भेजो, तियानयान प्रांत में हर जगह स्कारलेट अरेस्ट वारंट जारी करो। तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें तियानयान प्रांत को पूरी तरह से उलट पुलट क्यों न करना पड़े, बैंगनी रंग के आदमी ने डरावने लहजे में कहा। हाँ, काले वस्त्र पहने उन लोगों ने तुरंत उत्तर दिया। हालांकि इस बार हम लक्ष्य को नहीं मार पाए, लेकिन जी वयू को पकड़ना थोड़ा मायने रखता है। बैंगनी रंग के कपड़े पहने आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जी वयू के साथ मुझे डर नहीं है कि जियान नांतियन नहीं बोलेगा। दुखद युद्ध के बाद पूरा स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली खंडहर में तब्दील हो गया था और माहौल बेहद निराशाजनक था। प्रत्येक शव को केंद्रीय ड्रिल ग्राउंड के पीछे ले जाया गया, एक नजर में 100 शव तक। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में बड़ी संख्या में शिष्य ड्रिल ग्राउंड के किनारे खड़े होकर उन सैकड़ों लाशों को देख रहे थे जिनमें से प्रत्येक का चेहरा बदसूरत था। मैंशन मास्टर, हताहतों की गिनती हो चुकी है, रेड मार्शल हॉल के एक बुजुर्ग ने जियान शिनहोन के पास आकर कहा। ठीक है, तो फिर चलो। जियान शिनहोन का पीला चेहरा तथा उसके मुंह के कोने पर खून के निशान से पता चल रहा था कि वह स्पष्ट रूप से एक बड़ी लड़ाई से गुजरा था तथा गंभीर रूप से घायल हो गया था। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के ऊपर 8 विशेषज्ञ मर गए। उनमें से 4 तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग हैं, बाकी तलवार मंडप के सेवक हैं, उस बुजुर्ग ने कहा। वे सभी तलवार मंडप से हैं। जियान शिनहोन की आंखें घूरने लगी और उसने फिर पूछा, मृत शिष्यों के बारे में क्या? आत्मिक मार्ग के 94 शिष्यों की मृत्यु हो गई। उनमें से अधिकांश शिष्यों ने युद्ध में शामिल होने की पहल नहीं की थी। इसके बजाय उन्हें असहाय रूप से इसमें घसीटा गया। उनमें से सबसे छोटा केवल 12 वर्ष का था और उसने अभी अभी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, एल्डर ने दुख के भाव के साथ उत्तर दिया।
हताहतों की संख्या सुनकर जियान शिनहोन सिर से पैर तक चौंक गया। उसका चेहरा हरा हो गया और फिर पीला पड़ गया। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें अच्छी तरह से दफनाओ। ड्रिल ग्राउंड में कई अन्य लोग भी खड़े थे जो बहुत उदास दिख रहे थे। वे बायचोंग और ग्लेडिएटर एरेना के अन्य लोग थे, लेकिन बायचोंग के पीछे चलने वाले स्वर्ण वस्त्रधारी सेवकों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई थी। बायचोंग जमीन पर फैली लाशों को देख रहा था और उसका दाहिना हाथ अपनी बाईं आस्तीन को छूने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, जो खाली थी और खून से लथपथ थी, जिसमें एक हाथ भी नहीं था। जियान नानटियन और जी वुमिंग, अब मैं आपका आभार नहीं मानता। इस दिन अचानक युद्ध छिड़ जाने से सभी पक्षों की सेनाएं भी इस बारे में स्पष्ट नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि स्वॉर्ड मार्क्वेस हवेली में स्वॉर्ड मंडप के 4 महान बुजुर्ग मर चुके थे। जियू जुन की मृत्यु हो गई थी। तलवार मंडप के 4 सेवकों और आध्यात्मिक पथ के लगभग 100 साधारण शिष्यों को भी इसमें फंसाया गया और मार डाला गया, जिनमें से सबसे छोटा शिष्य केवल 12 वर्ष का था। तलवार मार्क्वेस हवेली अनगिनत घायलों से भरी हुई थी। ग्लेडिएटर एरेना से आए स्वर्ण वस्त्रधारी 6 सेवकों में से 3 की मृत्यु हो गई तथा अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बायचोंग ने अपना एक हाथ खो दिया था। जी वयू को जीवित पकड़ लिया गया। कितनी त्रासदी थी। युद्ध कितना दुखद था। इस युद्ध का स्रोत जियान वुशुन की तलवार आत्मा का जागरण था। ट्रैंक्विलिटी फॉरेस्ट के अंदर कुछ 100 मील दूर एक अज्ञात पहाड़ी पर स्थित गुफा में जियान वुशुन दिन के अधिकांश समय तक बेहोश रहने के बाद धीरे धीरे होश में आया। बेटा, क्या तुम जाग रहे हो? झबरा बालों वाला मोटा बू उसके बगल में बैठा था, बारबेक्यू के लिए कोयले जला रहा था। उसने मांस का एक टुकड़ा जियान वुशुन की ओर फेंका और कहा, इतने लंबे समय तक बेहोश रहने के कारण तुम भूखे होगे। चलो, उन्होंने कहा, मेरा नाम सिमा बू है, लेकिन लोग मुझे बू कहते हैं। आप मुझे बड़ा भाई बू कह सकते हैं। भाई बू, जियान वुशुन ने पुकारा और तुरंत उससे पूछा, मेरी चाची कहाँ है? जी वयू। सिमा बू ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। उसे ब्लड फेदर टॉवर द्वारा पकड़ लिया जाना चाहिए था। वे हृदयहीन और क्रूर हैं। उसका अंत बहुत बुरा होगा। गधे, जियान वुशुन को शाप दिया। लड़के, तुम्हारा नाम जियान वुशुन है ना? हालांकि तुम जवान हो, लेकिन तुमने ब्लड फेदर टॉवर को तुम्हें मारने के लिए इतने सारे लोगों को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया है। सिमा बू ने आह भरी और कहा, लेकिन तुम उलझन में लग रहे हो। हाँ, मैं हैरान हूँ। अब तक मुझे बस इतना पता है कि मैंने अपनी तलवार आत्मा को जगा लिया है। इसलिए वे मेरा पीछा करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने सालों पहले मेरे पिता का पीछा किया था। इसीलिए उन्होंने तलवार मार्क्वेस हवेली छोड़ दी। लेकिन तलवार आत्मा क्या है? जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ी। तलवार आत्मा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। लेकिन अगर ब्लड फेदर टॉवर इस तलवार आत्मा के कारण आपको और आपके पिता को इतनी बेदर्दी से मारना चाहता है और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जी कबीले का भी कत्लेआम कर दिया, तो यह महत्वपूर्ण होना चाहिए, सिमाबू ने कहा। बड़े भाई बू, चूंकि तुम्हारा मेरी चाची के साथ गहरा रिश्ता है, इसलिए तुम्हें उसके जी कबीले और ब्लड फेदर टॉवर के बारे में कुछ तो पता ही होगा। कृपया मुझे कुछ बताओ, जियान वुशुन ने गंभीरता से विनती की। हम एक साथ कई रोमांचक यात्राओं पर गए हैं और हम डेमन और पायथियास की तरह थे, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। हालांकि मैं जी कबीले और ब्लड फेदर टॉवर के बारे में कुछ जानता हूं, सिमाबू ने तुरंत जवाब दिया। जब ब्लड फेदर टॉवर और जी कबीले की बात आती है तो हमें तियानजोग राजवंश के सामान्य पैटर्न से शुरुआत करनी होगी। तियानजोग राजवंश के पास 16 प्रांतों वाला एक विशाल क्षेत्र है और प्रत्येक प्रांत में कई कमांडरी हैं। उदाहरण के लिए तियानयान प्रांत में 108 कमांडरी हैं और बशुई कमांडरी उनमें से केवल एक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि तियानजोग राजवंश कितना विस्तृत है। हालांकि आप जिस स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन से संबंधित हैं, वह पूरे तियानजोग राजवंश की तुलना में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन यह इतना कमजोर है कि इसे तीसरे दर्जे की शक्ति भी नहीं माना जा सकता है। जियान वुशुन की आंखों में एक अद्भुत चमक दिखाई दी, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई। वास्तव में ये केवल बशुई कमांडरी में ही था कि तलवार मार्क्वेस हवेली एक शीर्ष शक्ति थी। पूरे तियानजोग राजवंश में यह नहीं था। यहाँ तक कि तियानयान प्रांत में भी तलवार मार्क्वेस हवेली से अधिक शक्तिशाली अनगिनत शक्तियां थीं। उदाहरण के लिए तियानयान प्रांत के 5 संप्रदायों में से एक तियानयुवान तलवार संप्रदाय ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना तलवार मार्क्वेस हवेली से की जा सके। तियानजोग राजवंश में 3 हेगमन्स गोल्डन ड्रैगन पैलेस, ग्लेडिएटर एरेना और ब्लड फेदर टॉवर हैं। सिमा बू ने आगे कहा, गोल्डन ड्रैगन पैलेस का शासक तियानजोग राजवंश का सम्राट है। गोल्डन ड्रैगन पैलेस की शाखाएं तियानजोग राजवंश में हर जगह पाई जा सकती हैं। हालांकि इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन यह मेरे और आपकी चाची जी वयू जैसे गोल्डन ड्रैगन गार्ड द्वारा नियंत्रित नहीं है। ग्लेडिएटर एरेना, सबसे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शक्ति तियानजोग राजवंश में हर जगह है। ऐसा कहा जाता है कि ग्लेडिएटर एरेना को शाही घराने का समर्थन प्राप्त है, जो राजकुमार ही होगा। आखिरी वाला ब्लड फेदर टॉवर है। तियानजोग राजवंश के इर्द गिर्द घूमने वाला हर व्यक्ति ब्लड फेदर टॉवर के बारे में जानता है और उससे डरता है। ये जनता द्वारा मान्यता प्राप्त नंबर 1 हत्यारा संगठन है। बड़ी संख्या में अदृश्य हत्यारे हैं। इन हथियारों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: तांबा, चांदी, सोना और बैंगनी। सिल्वर मास्क की खेती आमतौर पर गोल्ड कोर दायरे में होती है। गोल्ड मास्क गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर है और बैंगनी मास्क पौराणिक यिन यांग शून्य दायरे में सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। इस बार दर्जनों चांदी के मुखौटे वाले हथियारों और 3 सोने के मुखौटे वाले हथियारों ने हमारा पीछा किया। मैंने जिन 3 हेगमनों के बारे में बात की थी, वे भयानक ताकत वाले थे जो तियानजोग राजवंश के पहले सोपानों में खड़े थे। प्राचीन 8 कुल उनसे दूसरे स्थान पर थे। ऐसा कहा जाता है कि तियानजोग राजवंश की स्थापना के बाद से 8 कुलों का प्रचलन हुआ, जो प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थे। उनमें से एक, जी कबीला, 3 साल पहले मिटा दिया गया था, जिसने पूरे तियानजोग राजवंश को हिलाकर रख दिया था। सभी शक्तियां इसके कारण के बारे में जानने के लिए उत्सुक थीं। हालांकि आपके पिता को शरण देने के कारण उन्हें मार दिया गया, सिमाबू ने कहा और आह भरी। मेरी चाची का क्या हुआ? उनके शरीर में जहर का क्या हुआ? जियान वुशुन उदास दिख रहा था। इसे हॉट बाइटिंग पॉइजन कहा जाता है और यह बहुत जहरीला होता है, जो धीरे धीरे किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। जब मैंने उसे 3 साल पहले देखा था तो उसे जहर दिया गया था और यह कभी कभी उस पर हमला करता था।
जब ऐसा होता है तो उसे अभूतपूर्व दर्द होता है जो सीधे उसके दिमाग को नष्ट कर देता है। वह अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ कुछ भी करने से इनकार कर देगी, केवल पागलपन से मारना ही समझेगी। मैंने इसे कई बार देखा है, ये बहुत दयनीय है। जहर का हमला अचानक होता है, बिना किसी नियमितता के। इस बार वह तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जहर ने हमला कर दिया। अफसोस। सिमाबू ने धीरे से आह भरी और धीरे से कहा, जहर उसे जल्दी ही पागल बना देता है। अगर हम उसे ले जाते तो हम बच नहीं पाते, इसलिए। ये कहते हुए सिमाबू का चेहरा पीला पड़ गया। वह और जी वयू एक साथ कई चीजों से गुजरे थे और उनके बीच एक गहरा रिश्ता था। जब तक कोई विकल्प न हो वह उसके बिना कभी नहीं जाता। कौन? मेरी चाची को किसने जहर दिया? जियान वुशुंग ने पूछा। मुझे पता है, यह एनयंग था जो तियानयान प्रांत में ब्लड फेदर टॉवर का हॉल मास्टर था। वह इस बार हत्यारों में से एक था, सिमाबू ने कहा। आनयंग, अच्छा, मैं उसे याद रखूंगा। न केवल उसे बल्कि ब्लड फेदर टॉवर को भी। जियान वुशुंग ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में अभूतपूर्व हत्या की मंशा भरी हुई थी। उसे पहले अपनी किस्मत का पता नहीं था, लेकिन अब उसे सब कुछ पता था। उसकी माँ जी कबीले की पहली बेटी थी। उसके अंदर जी कबीले का खून था, यानी उसने जी कबीले के खून के झगड़े को झेला। अपने पिता की रक्षा के लिए पूरे जी कबीले को मार दिया गया। उनके पिता, जो ब्लड फेदर टॉवर द्वारा पकड़े गए थे, जीवित या मृत हो सकते थे। ब्लड फेदर टॉवर द्वारा सताई गई उसकी चाची भयंकर दर्द से पीड़ित थी। अब उसे बचाने के लिए वह उनके द्वारा पकड़ी गई थी। उसकी तलवार आत्मा के जागरण के साथ ब्लड फेदर टॉवर के विशेषज्ञ पहली बार उसे मारने आए थे। सभी अपराधी ब्लड फेदर टॉवर से थे। जियान वुशुंग की हत्या की मंशा को महसूस करते हुए सिमाबू अपने सिर को चुपके से हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वह जियान वुशुंग की ब्लड फेदर टॉवर के प्रति हत्या की मंशा को समझ सकता था, लेकिन ब्लड फेदर टॉवर इतना शक्तिशाली था कि हर कोई इसे भड़का नहीं सकता था। गुफा में बैठे हुए जियान वुशुंग ने अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को कसकर पकड़ रखा था। धीरे धीरे अपने उस अत्यधिक क्रोध से अपनी जबरदस्त हत्या की मंशा को नियंत्रित कर रहा था जो उसने पहले महसूस किया था। ये स्पष्ट था कि वह पहले से ही खुद को शांत कर चुका था। मेरे लिए ब्लड फेदर टॉवर एक असली विशालकाय है और मैं अपनी वर्तमान ताकत से उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अभी धीरज रखना होगा, सहना, छुपना और इंतजार करना। जियान वुशुंग ने उसके हाथों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए थे और खून बहने लगा था। यद्यपि उसका हृदय हत्या की नीयत से भरा हुआ था, फिर भी उसे अपनी तीक्ष्ण धार पर नियंत्रण रखना आवश्यक था। जियान वुशुंग ने गुर्राते हुए कहा, बदला लेने के अलावा मुझे इन सभी चीजों को स्पष्ट करने के लिए एक समाधान भी खोजना होगा। हालांकि अब उसे अपनी किस्मत का पता था और अपने कंधों पर खून के भारी कर्ज का भी, फिर भी उसके दिल में कई शंकाएं थी। उदाहरण के लिए, स्वॉर्ड सोल क्या था? ब्लड फेदर टॉवर ने उसे और उसके पिता को मारने की कोशिश क्यों की, जिन्होंने सब कुछ की परवाह किए बिना अपनी तलवार आत्माओं को जागृत कर लिया था? इसके अलावा वो पूर्वजों की भूमि क्या थी जिसके बारे में उसकी चाची जी वयू ने उसे अपने अंतिम शब्दों में बताया था? उनके मन में कई शंकाएं थीं जिनका उन्हें धीरे धीरे समाधान करना था। ताकत। अंतिम विश्लेषण में मेरी ताकत इतनी कमजोर थी कि जब ब्लड फेदर टॉवर ने मुझे मारने के लिए मेरा पीछा किया तो मैं उसके सामने टिक नहीं सका। मैं सिर्फ अपनी मौसी और एल्डर होम की मदद से बच पाया, जिन्होंने मेरे लिए खुद को बलिदान कर दिया। अगर मेरी ताकत इतनी अधिक होती कि ब्लड फेदर टॉवर मुझसे डरता और मुझे अपमानित करने की हिम्मत भी नहीं करता, तो ये सब कुछ नहीं होता। शक्ति, शक्ति। जियान वुशुंग अपने दिल में पागलों की तरह गुर्राया। उसे पहले कभी इतनी ताकत की प्यास नहीं लगी थी जितनी अब लगी है। इससे पहले भी जब उसे जियान मेंगर ने धोखा दिया था, तब भी वह इस स्थिति तक नहीं पहुंचा था। आखिरकार उसने जियान मेंगर के साथ अपनी खुद की गरिमा, अपने पिता की गरिमा और तलवार मंडप की गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन ब्लड फेदर टॉवर के साथ यह एक खूनी झगड़ा था जो मौत तक नहीं रुकेगा। शक्ति की ऐसी अभूतपूर्व इच्छा में स्वयं जियान वुशुंग को भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति उस क्षण उभर आई थी और स्वर्गीय सृजन कौशल स्वाभाविक रूप से संचालित हो गया था। स्वर्गीय सृजन कौशल, दावा करने की तकनीक। अचानक ओम, जियान वुशुंग का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी आंखों में पहले विस्मय और फिर आश्चर्य का भाव था। क्या दिव्य पथ का 9वां स्वर्ग टूट गया है? कितना अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि जियान वुशुंग ने भी नहीं सोचा था कि उसकी साधना स्वाभाविक रूप से सफल होगी, जबकि वह शक्ति की अभूतपूर्व इच्छा से भरा हुआ था। ये ज्ञात होना चाहिए कि कुछ ही दिनों पहले उसने दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग में खुद को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में आदिम आध्यात्मिक द्रव को अवशोषित करने पर भरोसा किया था, और अब कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी सफलता प्राप्त हो गई है। दिव्य पथ का 9वां स्वर्ग आम योद्धाओं के गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर था। इसलिए शक्ति पर स्वर्गीय सृजन कौशल के लाभ के साथ साथ भले ही वह आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का उपयोग न करे, उसकी आध्यात्मिक शक्ति जियान मेंगर से कमजोर नहीं होगी, जिसने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर को प्राप्त किया था। उसकी ताकत फिर से बढ़ गई थी। स्वर्गीय सृजन कौशल बहुत अद्भुत है। जियान वुशुंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका और अपने भविष्य के विकास के बारे में अधिक आश्वस्त था। ब्लड फेदर टॉवर वास्तव में अब उसके लिए एक विशालकाय इमारत थी, लेकिन भविष्य में यह शायद न रहे। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी चाची, 4 बुजुर्ग, जी कबीले और सभी निर्दोष लोग जो मेरे लिए इस लड़ाई में फंसे हैं, मैं जियान वुशुंग आपको यह आश्वासन देने के लिए खुद को पूरी तरह से दांव पर लगा सकता हूँ कि अपने जीवन काल में मैं निश्चित रूप से ब्लड फेदर टॉवर का वध करूंगा और इसे उखाड़ फेंकूंगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जियान वुशुंग की आंखें ठंडी थी, लेकिन दृढ़ संकल्प उसके खून में गहराई तक दौड़ रहा था। अगली सुबह सिमाबू ने कहा, बेटा तुम यहीं रुको और मेरा इंतजार करो, मैं जानकारी जुटाने के लिए पास के शहरों में जाऊंगी। ठीक है। जियान वुशुंग ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि ब्लड फेदर टॉवर इस मामले को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। जियान वुशुंग गुफा में अकेले रहे और चुपचाप साधना करते रहे। करीब 1 घंटे बाद सिमाबू वापस आ गई। भाई बू, कैसा चल रहा है? जियान वुशुंग ने तुरंत पूछा। स्थिति मेरी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। मैं पास के शहर में घूमा और मुझे ब्लड फेदर टॉवर के कम से कम 10 हत्यारे मिले, जिनके बारे में मुझे पता था। साथ ही कुछ ऐसे भी थे जो अंदर गहरे छिपे हुए थे, इसलिए वहां और भी बहुत से हत्यारे रहे होंगे जिन्हें मैं नहीं ढूंढ पाया।
इसके अलावा मैं गोल्डन ड्रैगन पैलेस के एक गुप्त खुफिया स्टेशन पर गया और पता चला कि ब्लड फेदर टॉवर ने आपके लिए स्कारलेट अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब ब्लड फेदर टॉवर के कई स्काउट सभी बड़े शहरों में दुबके हुए हैं, बस आपके प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं, सिमाबू ने गंभीरता से कहा। यह कहा जा सकता है कि ब्लड फेदर टॉवर ने बशुई कमांड्री में यहाँ तक कि पूरे तियानयान प्रांत में एक कड़ा जाल बिछा दिया है। इसलिए यदि आप प्रकट होते हैं तो आप बिना किसी संघर्ष क्षमता के ब्लड फेदर टॉवर के विशेषज्ञों द्वारा मारे जाएंगे। और ब्लड फेदर टॉवर की खुफिया क्षमताओं के साथ भले ही आप एक मुखौटा लेकर आए या अपनी उपस्थिति को छिपाएं, आप तुरंत उनके द्वारा देखे जाएंगे जब तक कि थोड़ा सा भी निशान या दोष न हो। मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको बाशुई कमांड्री में गोल्डन ड्रैगन पैलेस में वापस लाने वाला था, लेकिन अब यह असंभव लगता है, सिमाबू ने कहा। मैं अभी बशुई कमांड्री में नहीं रह सकता, जियान वुशुन ने धीमे स्वर में कहा। तियानयान प्रांत भी सुरक्षित नहीं है, मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए। तुम सही हो, सिमाबू ने सिर हिलाया। मुझे वापस आते समय इसका एहसास हुआ। अभी ब्लड फेदर टॉवर मुख्य रूप से तियानयान प्रांत के अंदर तुम्हें मारने पर केंद्रित है, जहां तुम्हारा बचना मुश्किल है। लेकिन अन्य प्रांतों में तुम्हारे पास अभी भी रहने के लिए जगह है, और तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त तियानयान प्रांत है, जो तियानयान प्रांत के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। तियानयान प्रांत उन मुख्य प्रांतों में से एक है जहां ग्लैडिएटर एरेना संचालित होता है, इसलिए ब्लड फेदर टॉवर की सेनाएं वहां बहुत मजबूत नहीं है। यह आपके जाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, लेकिन बशुई कमांड्री से तियानयान प्रांत तक का रास्ता अपेक्षाकृत लंबा है और इसके लिए डार्क फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता है। अंधेरा जंगल, जियान वुशुन ने हल्के से देखा। उसने डार्क फॉरेस्ट के बारे में भी सुना था, जो तियानयान प्रांत और तियानयान प्रांत के बीच एक विशाल जंगल है। यह एक खतरनाक जगह के रूप में प्रसिद्ध था, जो आत्मा जानवरों और संकट से भरा था। फिर मैं तियानयान प्रांत जाऊंगा, जियान वुशुन ने गंभीरता से कहा। जहां तक डार्क फॉरेस्ट की बात है, मैं बस वहां से गुजरूंगा। हाँ, तुम जवान हो, लेकिन तुम में बहुत हिम्मत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ तियानयान प्रांत जाऊंगी और तुम्हें सुरक्षित रूप से अंधेरे जंगल से बाहर निकालूंगी। सिमाबू हंसी। तुम्हारे बिना भी मुझे अभी भी अंधेरे जंगल से गुजरना होगा। जियान वुशुन की आंखें ऊर्जा से चमक उठी। तियानयान प्रांत उनके लिए जीने का एकमात्र अवसर था और कोई भी उनके अस्तित्व के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता था। डार्क फॉरेस्ट में हर जगह आत्मा के जानवर थे, ये संकट का समय था। अगर जियान वुशुन तियानयान प्रांत जाना चाहता था तो उसे डार्क फॉरेस्ट से होकर जाना पड़ता था। अंधेरे जंगल में पैर रखने के बाद पहला दिन। घने जंगल में चीखें दहाड़ने के बाद एक नीली छाया बाहर निकली, जैसे कि वह एक भूत हो, सीधे जियान वुशुन और सिमाबू पर झपट पड़ी। उन दोनों ने तुरंत जवाब दिया और वे आसानी से जानवर से दूर चले गए। यह एक लाल तेंदुआ है, कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सिमाबू ने धीमी आवाज में कहा, उस आत्मिक जानवर को देखते हुए जिसने अचानक उन पर हमला किया था। इसे मुझ पर छोड़ दो, जियान वुशुन ने पैनी नजर से कहा। उसने अपनी ट्रिपल किल तलवार पीछे से खींची और तलवार की रोशनी सीधे स्कारलेट तेंदुए की ओर बढ़ी। सावधान रहो, ये लाल तेंदुआ गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया है। सिमाबू ने उसे अभी अभी याद दिलाया था। फिर अगले ही पल जियान वुशुन ने अपनी अद्वितीय तलवार की रोशनी दिखाई। तलवार की रोशनी बर्फ की तरह थी और ऐसी असीम जमीन पर उसकी आध्यात्मिक शक्ति अचानक फूट पड़ी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, 3 तलवारों की एक श्रृंखला के बाद प्रत्येक तलवार की रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। उस समय लाल तेंदुआ भी आगे बढ़ा, उसके 4 खुर जमीन पर भारी रौंदते हुए फिर बिजली में बदल गए और जियान वुशुन की ओर तेजी से दौड़ पड़े। छी, उस समय तलवार की चमकदार रोशनी ने आसानी से स्कारलेट तेंदुए के शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया और स्कारलेट तेंदुए के पेट से खून बहने लगा तथा उसके सभी आंतरिक अंग बाहर गिरने लगे, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। बहुत कमजोर। जियान वुशुन ने स्कारलेट तेंदुए के शरीर पर नजर डाली और सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। मनुष्यों की तुलना में उसी स्तर पर आत्मिक जानवर वास्तव में अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि जब यह वध की स्थिति में था तो यह पूरी तरह से आत्मिक जानवर की वृत्ति पर निर्भर था, जो मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ एक साधना करने वाले मानव योद्धा से बहुत कम था। मैंने दिव्य पथ के 9वें स्वर को तोड़ दिया है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति की तुलना गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के उच्चतम स्तर से की जा सकती है, लेकिन मेरी तलवारबाजी के कारण गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में आत्मा जानवर मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। अगर यह असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक आत्मा जानवर होता तो शायद मुझ पर कुछ दबाव होता, जियान वुशुन ने अपनी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक के साथ कहा। अंधकार में वन में बहुत सारी चीजें तो नहीं थी, लेकिन वहां बहुत सारे आत्मिक जानवर थे। यहाँ आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में अनगिनत आत्मिक जानवर थे और गोल्ड कोर्ट क्षेत्र में भी काफी आत्मिक जानवर थे। इतने सारे शक्तिशाली आत्मिक जानवरों के साथ यह एक बेहतरीन खेती करने की जगह के साथ साथ एक खतरनाक जगह भी हो सकती है। बहुत बड़ी यह तलवारबाजी लड़के। सिमाबू ने आकर आश्चर्य से जियान वुशुन की ओर देखा। इसके अलावा तुम्हारी साधना भी बुरी नहीं है। तुमने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में उस लाल तेंदुए को एक पल में कैसे मार डाला? इसके अलावा इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? 16। जियान वुशुन ने उसे उसकी असली उम्र बताई। सिमाबू ने उसे घूर कर देखा। भाई बू, अब से अगर यह जरूरी नहीं है तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अंधेरे जंगल के रास्ते में आने वाले आत्मिक जानवरों को मारने का जिम्मा ले सकता हूँ, जियान वुशुन ने गंभीरता से कहा। कोई बात नहीं, मुझे तो ये ठीक लगता है। सिमाबू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जियान वुशुन के उद्देश्य को जानता था। आधे दिन बाद, बेटा सावधान रहो। अब तुम जो सामना कर रहे हो वह साधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक स्पर्टिंग माउस है। यह न केवल तेज है बल्कि इसका शरीर भी बहुत कठोर है, सिवाय इसकी आंखों के। लेकिन इसके हमले के तरीके बहुत सरल हैं, और वह है इसके दांत, जो बहुत तीखे हैं और कठोर नीले पत्थरों को आसानी से कुचल सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को काटे जाने से बचाओ। सिमाबू ने उसे एक तरफ से याद दिलाया। जियान वुशुन ने अपने सामने खड़े स्पर्टिंग माउस को देखा, जो एक छोटा लेकिन दमनकारी आकार था, जिसकी आंखें क्रूरता से धधक रही थीं। फ्रिजल, स्पर्टिंग माउस ने एक हिनहिनाती हुई ध्वनि की, फिर उसका शरीर तुरंत एक बहती हुई रोशनी के रूप में बाहर निकल आया।
बैंगनी आग तलवार कला। जियान वुशुन, जो बहुत गुस्से में था, ने ट्रिपल किल तलवार का इस्तेमाल एक गर्म तलवार की धार के साथ किया और तुरंत ही स्पर्टिंग माउस का वध कर दिया। बहुत भयंकर लड़ाई थी। चूंकि स्पर्टिंग माउस का शरीर बहुत कठोर था, इसलिए जियान वुशुन ने उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई, चाहे उसकी लंबी तलवार से या सीधे वार से। स्पर्टिंग माउस की एकमात्र कमजोरी उसकी आंखें थीं। हालांकि लक्ष्य बहुत छोटा था और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस पर हमला करना वास्तव में काफी मुश्किल था। आखिरकार जियान वुशुन को मजबूर होकर अनाम तलवार कला की पहली चाल ब्लड शैडो का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने अपनी तलवार को आश्चर्यजनक गति से स्पर्टिंग माउस की ओर घुमाया। इस चाल से उसने उसे सफलतापूर्वक मार डाला। दुर्भाग्य से स्पर्टिंग माउस ने उसके कंधे से मांस का एक बड़ा टुकड़ा भी काट लिया था। ये बहुत दर्दनाक घाव था। जारी रखो। अपने कंधे पर लगे घाव पर पट्टी बांधकर जियान वुशुन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उस रात चांदनी बहुत चमकीली थी, लेकिन वह जंगल में नहीं पहुंच रही थी। अंधेरे जंगल में पूरा अंधेरा भयानक था। बाद में एक बड़े पेड़ की चोटी पर सिमाबू लेटा हुआ था, एक खरपतवार को लटकाए हुए और अपने हाथों पर लेटा हुआ था, जबकि उसकी आंखें जियान वुशुन को देख रही थी, जो समय समय पर पेड़ के नीचे खेती कर रहा था। ये छोटा लड़का कितना मेहनती है, वह अपने आप के साथ कितना सख्त है। सिमाबू चुपके से हंसी। हालांकि वह केवल एक दिन पहले ही डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश किया था, सिमाबू ने जियान वुशुन में सहज पागलपन महसूस किया। केवल एक दिन के समय में जियान वुशुन ने पूरे 8 युद्धों से गुजरा था, जिनमें से 6 प्रतिद्वंद्वी गहन परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र में आत्मिक जानवर थे, जबकि अन्य 2 असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में थे। जियान वुशुन की वर्तमान ताकत के साथ आत्मा भक्षण गुप्त कौशल का उपयोग किए बिना असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में आत्मिक जानवरों से लड़ना बेहद भयंकर होगा। आज की तरह असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक आत्मिक जानवर से लड़ते समय हालांकि जियान वुशुन ने उनमें से एक को सफलतापूर्वक मार दिया था, लेकिन वह खुद सुरक्षित नहीं बच पाया। उसके कंधे से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया गया था और असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में एक अन्य आत्मिक जानवर ने अपने तीखे पंजों से उसकी छाती के ऊपर खरोंच लिया था, जिससे एक बहुत ही स्पष्ट खूनी पंजे का निशान बन गया था। वास्तव में डार्क फॉरेस्ट में जितने भी आत्मिक जानवर थे, पहले दिन गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र और असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में इतने सारे आत्मिक जानवरों का सामना करना असंभव था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियान वुशुन ने जानबूझकर उन आत्मिक जानवरों की तलाश की थी। जहां तक अन्य योद्धाओं का सवाल है, वे शक्तिशाली आत्मिक जानवरों से मिलने से बचते थे। हालांकि जियान वुशुन जानबूझकर इन शक्तिशाली आत्मिक जानवरों से लड़ने के लिए उनकी तलाश कर रहा था। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन इन अनुभवों के जरिए उसमें सुधार हुआ है। इसके अलावा उसकी तलवारबाजी वाकई बहुत अच्छी है, सिमाबू ने खुद से कहा। तलवारबाजी। सिमाबू अचानक थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अगले ही पल वह विचारों में डूब गया। अगली सुबह जियान वुशुन ने खुशी के भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एक रात के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी परिष्कृत हो गई, और हालांकि उसकी समग्र शक्ति में सुधार नहीं हुआ था, कम से कम वह हर दिन प्रगति कर रहा था। डार्क फॉरेस्ट में स्पिरिट बीस्ट के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई ने भी उसकी तलवारबाजी को बहुत बढ़ावा दिया था। आज भी जारी रखो। जियान वुशुन ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक पागलपन चमक रहा था जो थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। इसके बजाय ये थोड़ा और शक्तिशाली हो गया था।